हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब ने अपना अपना ख्याल रखा है ना। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वन शॉट और चलो इसे स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है लैन फैमिली से। लैन फैमिली बीजिंग की सबसे प्रेस्टिजियस फैमिली है। इस फैमिली का हर एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा जेंटल, बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है, सिवाय एक को छोड़कर। इस फैमिली के सबसे छोटे महाशय लान वांग ईवो, ये वो हर काम करते हैं जो कि इनकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया। ये अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग है। इन्हें वो हर काम करना पसंद है जो करने के लिए इन्हें मना किया जाता है। ये अपने दोस्तों के साथ पूरी दिन, यहाँ तक कि रात को भी घर से बाहर रहते हैं। दोस्तों के साथ अपनी बाइक को लेकर घूमते रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों को बुली करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, पार्टियाँ करते हैं और लोगों को तंग करते हैं, लोगों को बुली करते हैं, लड़कियों को साथ फ्लर्ट करते हैं। मतलब हर वो काम जो इनकी फैमिली में कभी किसी ने करना तो दूर, इसके बारे में कभी सोचा तक नहीं, ये वो हम हर काम करते हैं। मिस्टर लैन ने ईवो को सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत, लेकिन ये इंसान सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। मिस्टर और मिसेस लैन में हमेशा इस बात के लिए झगड़ा होता रहता है कि आखिर ईवो गया किस पर है, क्योंकि उनकी फैमिली में तो ऐसा कभी कोई नहीं हुआ। और इसी चीज़ को लेकर अक्सर उन लोगों में झगड़ा होता है कि तुमने ईवो को बिगाड़ दिया, तुमने उसे छूट दी है, तुमने बिगाड़ दिया। पर उन दोनों के पास ही इस चीज़ का जवाब नहीं है कि आखिर ईवो बिगड़ा कैसे, क्यों वो इतना ज़्यादा रिबेलियस हो गया है, क्यों वो हर काम उल्टा करता है, क्यों उसे अपनी फैमिली की परवाह नहीं है, क्यों वो ऐसा है। आखिर उन लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसके बदले में भगवान ने उन्हें ऐसी औलाद दी है। वहीं दूसरी तरफ एक और फैमिली, वी फैमिली माफियाज़ की फैमिली है। मिस्टर वी माफिया लॉर्ड हैं, माफिया वर्ल्ड पर राज करते हैं। उनका इकलौता बेटा वीजान शाओ, जो कि वो भी अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग है। मतलब उसके डैड माफिया हैं, ये चीज़ वीजान को पसंद नहीं है। वो इस खून खराबे से, इस झगड़े से, लोगों की मार काट से सबसे दूर जाना चाहता है। वो इस माफिया वर्ल्ड से दूर जाना चाहता है। वो किसी खूबसूरत से जंगल में, नेचर की गोद में छोटा सा घर बनाकर वहाँ रहना चाहता है। कोई छोटी मोटी जॉब करना चाहता है, अपने पार्टनर के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिताना चाहता है। वो ये सब नहीं चाहता, ये खून खराबा उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बहुत ज़्यादा शांत है। माफिया फैमिली में होने की वजह से विजान ने हर तरह के वेपन को चलाना सीखा है। हर तरह के वेपन को चलाना सीखा है, लेकिन मारा आज तक एक चींटी तक को नहीं है। मारना तो दूर, किसी को आज तक विजान ने गुस्सा तक नहीं किया, किसी ने उसे गुस्सा करते तक नहीं देखा। वो बहुत ज़्यादा शांत रहने वाला बच्चा है और ये चीज़ मिस्टर वी को पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते उनका बेटा ऐसे रहे। वो एक माफिया है, माफिया लॉर्ड है और वो चाहते हैं उनका बेटा भी उन्हीं की तरह बने, लोगों पर राज करे, माफिया वर्ल्ड पर राज करे, लोग उससे डरें। पर विजान ऐसा नहीं है। उसे तो ये सब पसंद नहीं है। उसे कोई बच्चा तक ना डरे। वो इतना ज़्यादा शांत, क्यूट, ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। उसे लोगों को ऐसे देखना, खून खराबा, ये सब चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये चीज़ मिस्टर बी को ऐसा लगता है कि उनका बेटा बिगड़ गया है। मिस्टर बी को भी ऐसा ही लगता है कि उनका बेटा भी बिगड़ गया है और वो अपने बेटे को कैसे सुधारें, कैसे अपने जैसा बनाएं, वो भी इसी चीज़ को लेकर परेशान है। मतलब विजान और ईवो के साथ बिल्कुल उल्टा है। जो जैसा बेटा मिस्टर वी अपने लिए चाहते हैं वैसा ईवो है, और मिस्टर लैन जैसा बेटा अपने लिए चाहते हैं वैसा जान है। जान लैन फैमिली की तरह है और वहीं ईवो विजान की फैमिली की तरह है। तो फिर से आते हैं लैन फैमिली में। शाम का टाइम हो रहा था। मिसेस और मिस्टर लैन कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे थे और वो ईवो को भी वहाँ ले जाना चाहते थे। मिसेस लैन ईवो की तरफ देखकर कहती हैं, ईवो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम इस बिजनेस पार्टी में जा रहे हैं और तुम हमारे साथ चल रहे हो। ये सुनकर ईवो कहता है, मुझे नहीं जाना, मुझे पसंद नहीं है ये सब, मैं नहीं जाना चाहता उस बोरिंग सी जगह पर, आप लोग जाइए ना। तो मिसेस लैन कहती हैं, नहीं ईवो, हमने कहा ना तुम हमारे साथ चल रहे हो, तुम वहाँ चलोगे हमारे साथ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि तुम बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट लेना सीखो। तुम्हारे भाई अकेले कब तक ये सब हैंडल करते रहेंगे, हाँ।
तुम भी थोड़ा बहुत उनके साथ उनका हाथ बटाओ, अपने काम पर ध्यान दो। ऐसे कब तक तुम लोगों के अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहोगे? हाँ, कब बड़े होगे तुम? ये सुनकर वो कहता है मॉम मैं बड़ा हो चुका हूँ। बोलिए मत, मैं 25 साल का हो चुका हूँ, अभी मैं बच्चा नहीं हूँ और मुझे वो सब पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता वो सब करना और मैं उस पार्टी में नहीं जा रहा। मैं वहाँ उन बुढ़ों के बीच नहीं जाऊँगा, उस बोरिंग सी जगह पर। ये सब देखकर मिस्टर लैन मिसेस लैन की तरफ देखकर कहते हैं रहने दो, इसके और ज़्यादा पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है इससे कुछ नहीं होगा, सिवाय अपने दोस्तों के साथ अपनी बाइक को लेकर रात रात भर घूमने के अलावा इससे और कुछ नहीं होगा। तो तुम्हें इसके पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं है और चलो यहाँ से। अगर वो नहीं जाना चाहता तो उसे रहने दो, छोड़ दो। लेकिन ईबो को इन सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस चुपचाप अपना फ़ोन निकालता है और अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करने लगता है। वो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मैसेज सेंड करता है। ईबो के फ्रेंड बिल्कुल ईबो की तरह ही हैं, इसीलिए तो ये चारों दोस्त हैं। ईबो के फ्रेंड लिस्ट में आते हैं हैपेंग, जिली और हाउशवान और ईबो। ये चारों एक ग्रुप में हैं और ये चारों एक दूसरे को बहुत अच्छी कंपनी देते हैं, शायद इसीलिए दोस्त हैं। ये चारों एक साथ रात रात भर रेस लगाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं। ईबो मैसेज करता है अपने ग्रुप में, हे तुम लोग फ्री हो क्या? आज कहीं चलें, कुछ मज़ा करते हैं यार, पार्टी करेंगे। मेरे मॉम डैड पार्टी में जा रहे हैं, मेरे भाई घर पर नहीं हैं, तो मैं भी अकेले घर पर बोर नहीं होना चाहता। चलो हम सब भी कहीं पार्टी करते हैं। ये सुनकर सबसे पहले ये पढ़कर सबसे पहले जिली का मैसेज आता है। वो कहता है नहीं यार मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे भाई भी कहीं किसी पार्टी में जा रहे हैं और वो मुझे भी ज़बरदस्ती वहाँ लेकर जा रहे हैं। मैंने उन्हें मना किया था लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे, वो मुझे ज़बरदस्ती वहाँ लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर ईबो तुरंत फ़नी इमोजी भेजता है और मैसेज करता है तूने अपने भाई को मना किया? फट्टू, हमें पता है तू अपने भाई से कितना डरता है। तेरे भाई ने कहा होगा जिली मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना है, और तुमने भी किसी डॉल की तरह हमें सर हिलाया होगा। जी भाई, अब जैसा कहें, आप जहाँ कहेंगे मैं आपके साथ चलूँगा। ये कहता हुआ ईबो हंसते हुए और भी ज़्यादा फ़नी इमोजीज सेंड कर देता है। जो सब देखकर सबसे पहले मैसेज हाउसवान का आता है। वो कहता है हाँ मैं ये इस बात को मानता हूँ, अपने पूरे 4 के ग्रुप में सबसे ज़्यादा डरपोक जिली ही है। ये सुनकर जिली ये पढ़कर जिली मैसेज करता है क्या मतलब मैं सबसे ज़्यादा डरपोक हूँ? मैं डरपोक नहीं हूँ, और हाँ मैंने भी लोगों को डरते हुए देखा है। किसी को घोस्ट से डर लगता है तो किसी को स्पाइडर से डर लगता है तो कोई कॉकरोच से डरता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम सबके बारे में नहीं जानता? तुम सब भी डरपोक हो, इसीलिए मुझे डरपोक बोलना बंद करो। ये सब पढ़कर ये वो लिखता है क्या मतलब तुम्हारा? हाँ मैं नहीं डरता भूत से, ये सब बकवास है, अब बकवास करना बंद करो। हाउसवान का भी मैसेज आता है हाँ मैं भी नहीं डरता स्पाइडर से, मैं तो बस वो मुझे पसंद नहीं है, उनके कितने सारे पैर होते हैं, कितनी गंदी दिखती हैं, बस इसीलिए मुझे पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे डरता हूँ। हैपेंग का भी मैसेज आता है हाँ मुझे भी वो कॉकरोच पसंद नहीं है, वो कितने ज़्यादा गंदे होते हैं, गंदगी में रहते हैं, बस इसीलिए मुझे पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी कॉकरोच से डरता हूँ। जिली तुम कुछ भी बोल रहे हो। ये सब पढ़कर जिली मैसेज करता है देखो दोस्तों, हम सब एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसीलिए हम सबको एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? तो वो भी मैसेज करता है हाँ ठीक कह रहे हो, वैसे ये बताओ क्या सच में तुम में से कोई फ्री नहीं है? तो हाउसवान का मैसेज आता है नहीं यार मैं भी फ्री नहीं हूँ, मेरे डैड भी वहाँ मुझे लेकर जा रहे हैं ज़बरदस्ती। ये सुनकर ये पढ़कर हैपेंग का भी मैसेज आता है हाँ यार मैं भी फ्री नहीं हूँ, मेरी फैमिली भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती लेकर जा रही है। ये सुनकर ये पढ़कर ये वो मैसेज करता है क्या मतलब क्या तुम सब किसी एक पार्टी में जा रहे हो? तो हाउसवान कहता है हाँ यार तुझे नहीं पता, ये बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ पर सब तरह के बिजनेसमैन सब तरह के बिजनेसमैन शामिल होंगे, यहाँ पर सबसे बड़े से बड़ा छोटे से छोटा इस पार्टी को ज्वाइन करेगा। ये सुनकर वो कहता है ओ ये पढ़कर वो कहता है ओ अच्छा इस पार्टी में तो शायद मेरे मॉम डैड भी जा रहे हैं, पर मैंने उन लोगों को मना कर दिया, उन लोगों ने मुझे भी जाने के लिए कहा। ये पढ़कर हैपेंग कहता है यार तूने मना क्यों कर दिया, तू भी आ जा ना, हमारी फैमिली हमें वहाँ ज़बरदस्ती लेकर जा रही है, तू वहाँ आएगा तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, हम वहाँ बोर नहीं होंगे उन बुढ़ों के बीच में। हाउसवान का भी मैसेज आता है हाँ यार तू भी आ जा, हमें वहाँ अच्छा लगेगा अगर तू होगा तो। जिली का मैसेज आता है हाँ यार अगर तू उस पार्टी में आ जाएगा तो हमारे लिए उस पार्टी में रौनक होगी, प्लीज़ यार तू भी आ जा, मज़ा आएगा, हम वहाँ अकेले बोर नहीं होंगे।
तो ईबो कहता है ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। तुम लोग ना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तुम जानते हो ना मुझे ऐसी पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं आ जाऊँगा, ठीक है। ये कहकर वो अपना फ़ोन बंद करता है और वहीं पर बैठ जाता है। मिस्टर और मिसेस लैन बस निकलने ही वाले थे। लास्ट टाइम मिसेस लैन ईबो की तरफ देखकर कहती हैं, ईबो क्या तुम्हें सच में नहीं जाना? ठीक है, अगर तुम नहीं जाना तो घर का ख्याल रखना, और हाँ आज रात कहीं भी घर से बाहर मत जाना, घर पर ही रहना, ठीक है। हम कुछ देर में आ जाएंगे। ये कहकर मिसेस लैन और मिस्टर लैन जाने ही वाले थे कि ईबो तुरंत कहता है, मॉम मैं भी आ रहा हूँ। ये सुनकर मिसेस लैन तुरंत ईबो की तरफ देखकर कहती है, क्या मतलब? तुम भी आ रहे हो? कहाँ आ रहे हो? तो ईबो कहता है, मॉम आप जहाँ जा रही हैं उस पार्टी में मैं भी आ रहा हूँ, बस आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी रेडी होकर आया। ये सुनकर मिसेस लैन कहती हैं, पर क्यों? अभी तो तुम मना कर रहे थे ना कि तुम्हें नहीं जाना, तो अब अचानक से ऐसा क्यों? तो ईबो कहता है, बस मैं आप बाहर जाने के लिए मुझे मना कर रही हैं और मैं अभी अकेले घर पर अकेले रहकर बोर होना नहीं चाहता, इसीलिए मैं भी आ रहा हूँ। कम से कम इसी बहाने तो सही घर से बाहर तो निकलूँगा, वरना मैं इस घर में मर जाऊँगा अकेले। ये सुनकर मिसेस लैन कहती हैं, सच में? तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? तो ईबो कहता है, मॉम मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, मैं सच में आपके साथ जाना चाहता हूँ, आप मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी रेडी होकर आया। ये कहकर ईबो अपने रूम की तरफ दौड़ गया और 5 मिनट से पहले ही वो रेडी होकर बाहर भी आ गया। ईबो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा। उसे रेडी होने के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता, बस वो अंदर गया और एक ब्लैक कोट डाला और अपने बालों को थोड़ा सेट किया और बाहर आ गया, और इतने में ही वो बिल्कुल ईथर लग रहा था, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। मिसेस लैन अपनी वॉच की तरफ देखते हुए कहती हैं, अरे वाह, तुम तो 5 मिनट से पहले ही रेडी होकर आ गए और अच्छे भी लग रहे हो। तो वो कहता है, हाँ मॉम मैं जानता हूँ, मैं हूँ इतना ज़्यादा हैंडसम, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस अगर मैं ऐसे ही सुबह सुबह उठकर ही ना बाहर चला जाऊँ तब भी लोग मुझे देखकर बेहोश हो जाएंगे, इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ मैं। ईबो की ये बात सुनकर मिसेस लैन कहती है, हाँ ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, चलो अब हम लोगों को देर हो रही है। तभी मिस्टर लैन ईबो को तरफ देखकर कहते हैं, हमारे साथ चल तो रहे हो, पर वहाँ पर उस पार्टी में कोई भी गड़बड़ मत करना, कोई भी खुरापात मत करना, क्योंकि मैं उस पार्टी में कुछ भी नहीं चाहता। मैं अब और नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से लैन फैमिली की और भी ज़्यादा बदनामी हो, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ मत करना। ये सुनकर ईबो कहता है, डैड आप परेशान मत होइए, मैं वहाँ कुछ नहीं करूँगा, और हाँ चलिए आपको देर नहीं हो रही। ये कहता हुआ ईबो आगे बढ़ गया। मिस्टर लैन मिसेस लैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, इसको वहाँ ले जाना ठीक रहेगा, वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, पहले से ही इसकी वजह से लैन फैमिली हर जगह पर बदनाम है, अगर वहाँ उस बिज़नेस वर्ल्ड में इसने कुछ किया ना तो मुझे नहीं लगता आगे से मैं कुछ बिज़नेस कर पाऊँगा। ये सुनकर मिसेस लैन मिस्टर लैन का हाथ पकड़कर उन्हें आगे ले जाते हुए कहती हैं, आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इतना भी शैतान नहीं है हमारा बच्चा, चलिए कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए वो उन्हें वहाँ से ले जाती हैं। कुछ देर बाद ये सब उस पार्टी में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर मिस्टर और मिसेस लैन बस ईवो को ही मतलब ईवो पर ही नज़र रख रहे थे, वो उस पार्टी में ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। तभी उनके पास कुछ बिजनेस के लोग आ जाते हैं, मिस्टर लैन से बात करने लगते हैं और इतने में ही उनकी नज़र ईवो से हटती है और ईवो वहाँ से गायब हो जाता है। और ईवो उस पार्टी में अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है और उससे ज़्यादा देर नहीं लगती अपने दोस्तों को ढूंढने में। फिर वो अपने दोस्तों के पास जाता है, उनसे मिलता है, हाय हेलो करता है, फिर वो लोग आपस में वहीं खड़े होकर बात करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद हाउसवान एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हे वो देखना, वो रेड ड्रेस वाली कितनी मस्त लग रही है ना यार। ये सुनकर हैपेन कहता है, तू वो रेड ड्रेस वाली देख रहा है, मैं उस ब्लैक ड्रेस वाली को देख रहा हूँ यार, कितनी ऑसम है, कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, और देख वो मुझे देखकर स्माइल भी कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझ में इंटरेस्टेड है। ये सुनकर वो कहता है, तुम सब इधर देख रहे हो, मैं उधर देख रहा हूँ, वो सामने देखो उस तरफ, वो रेड बालों वाली लड़की कितनी खूबसूरत है, उसके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सब वहाँ खड़े ऐसी ही बातें कर रहे थे। ये लोग लड़कियों के साथ फ्लर्ट तो करते हैं, लेकिन तब जब लड़कियाँ इनको रिस्पॉन्स करती हैं। अगर कोई लड़की इनके फ्लर्टिंग का जवाब नहीं देती तो ये उसे तंग नहीं करते, और अगर कोई लड़की इनकी फ्लर्टिंग का जवाब देती है
इनमें इंटरेस्टेड होती है तो ये आगे बढ़ते हैं। इन्होंने आज तक किसी लड़की को या फिर किसी भी लड़के को, किसी को भी बेवजह परेशान नहीं किया। ये आगे तभी बढ़ते हैं जब सामने वाला भी इनमें इंटरेस्टेड होता है। तो अभी भी हैपेंग उस लड़की की तरफ देख रहा था जिसकी बात कर रहा था। वो लड़की भी हैपेंग को देखकर स्माइल कर रही थी, जो देखकर हैपेंग कहता है, देखना यार, वो मुझे देखकर स्माइल कर रही है, सच में वो लगता है मुझ में इंटरेस्टेड है, क्या मैं आगे बढ़ूँ, बात बन जाएगी। ये सुनकर जिली कहता है, क्यों ना एक गेम खेलें। ये सुनकर हाउसवान कहता है, एक गेम। तो जिली कहता है, हाँ एक गेम। हैपेंग कहता है, कैसा गेम। तो जिली कहता है, यार मज़ा आएगा, क्यों ना हम लोग शर्त लगाएं कि तुम लोग जिस जिस लड़की को पसंद कर रहे हो तुम सब उसके पास जाओ और उस लड़की को अप्रोच करो। अगर वो लड़की तुम्हें इंटरेस्टेड होती है, तुमसे पट जाती है, तो फिर तुम जीत जाते हो। अगर तुम में से कोई भी हार गया तो उसे बाकी तीनों की एक बात माननी होगी। ये सुनकर ईबो कहता है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, तो ठीक है, मैं इस गेम के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर हैपेंग कहता है, मुझे भी ठीक लग रहा है, मैं भी तैयार हूँ। हाउसन कहता है, मैं भी रेडी हूँ। फिर जिली कहता है, तो फिर ठीक है, तो गेम स्टार्ट करते हैं। तो फिर आगे बढ़ो, जो जो लड़की तुम्हें अच्छी लग रही है उसे जाकर अप्रोच करो। अगर बात बन गई तो तुम सब जीत गए, अगर तुम में से कोई हारा तो फिर बाकी तीनों की बात उसे माननी पड़ेगी। ये कहकर जिली इन तीनों की तरफ देखकर स्माइल करता है। वो वहीं खड़ा रहता है और बाकी ये तीनों अपनी अपनी मतलब उन लड़कियों की तरफ चले जाते हैं जो इन्हें अच्छी लग रही थी। ईबो जब उस लड़की के पास पहुंचता है जिसके बारे में वो बात कर रहा था, तो वो उस लड़की को देखता है। नो डाउट वो लड़की दिखने में सच में खूबसूरत थी। वो लड़की जब ईबो को देखती है तो वो ईबो को देखती रह जाती है। ईबो है इतना खूबसूरत, हैंडसम, उसके चार्म से कोई बच ही नहीं सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है। और ये बात ईबो को भी बहुत अच्छे से पता थी, इसीलिए ईबो उस लड़की की तरफ देखकर स्माइल करता है। तो वो लड़की भी ईबो को देखकर स्माइल करती है। फिर ईबो उस लड़की से उसका नाम पूछता है, तो वो लड़की स्माइल करते हुए अपना नाम बता देती है। ईबो ऐसे ही उस लड़की से बात करने लगता है। कुछ देर तक ईबो ऐसे ही उस लड़की से बात करता रहता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक लड़का आता है और ईबो से कहता है गुस्से में, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर ईबो उस लड़के से उल्टा सवाल पूछते हुए कहता है, और यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो तुम यहाँ क्यों हो। तो वो लड़का उस लड़की की कमर पर हाथ रख कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और अब बताओ कि तुम यहाँ क्यों हो और इससे बात क्यों कर रहे हो। ये सुनकर ईबो उस लड़की की तरफ देखता है जिससे वो अभी बात कर रहा था, और वो हैरानी से उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, तुम, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम सिंगल नहीं हो। तो वो लड़की स्माइल करते हुए कहती है, नहीं डियर, मैं सिंगल नहीं हूँ और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो ये वो कहता है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम सिंगल नहीं हो। तो वो लड़की फिर से स्माइल करते हुए कहती, बेबी, क्योंकि तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं तुम्हें बता देती कि मैं सिंगल नहीं हूँ। वैसे तुम सच में हैंडसम हो, अगर मैं मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होता तो मैं तुमसे, ये वो लड़की आगे कुछ कह पाती है, उसका बॉयफ्रेंड उसे खींचते हुए कहता है, क्या कर रही हो तुम, हाँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ये सुनकर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखकर कहती है, बेबी कूल डाउन, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए कूल डाउन, गुस्सा मत करो, ठीक है। और ईबो उन लोगों को ऐसे देखकर गुस्से में वहाँ से चला आता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वो सोच रहा था वो हार कैसे गया, वो कैसे हार गया, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और उसे फिर भी वो अपने दोस्तों के पास चल कर आता है और जिली उसे देखकर स्माइल करता है, कहता है, क्या हुआ। वो कहता है, कुछ नहीं, मेरा मूड ख़राब हो गया। फिर वहीं पर हैपेंग और हाउसवान आते हैं, दोनों स्माइल कर रहे थे, दोनों ही स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं जीत गया। हैपेंग भी कहता है, मैं भी जीत गया। और फिर वो सब ईवो की तरफ देखते हैं। ईवो कहता है, मैं हार गया। ये सुनकर हाउसवान कहता है, क्यों, क्या हुआ, कि वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं आई। तो ईवो कहता है, नहीं यार, वो लड़की खूबसूरत थी नो डाउट, पर वो यार सिंगल नहीं थी, उसका बॉयफ्रेंड है पहले से ही। ये सुनकर हैपेंग हंसते हुए कहता, ओ हमारा लिटिल बोबो, वो तो हार गया। ये सुनकर ईवो कहता है, हैपेंग बकवास बंद करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं पहले से ही गुस्से में हूँ। तो हाउसवान कहता है, कोई बात नहीं यार, चल अब तू हार गया, पता क्या करेगा। तो ईवो कहता है, बोलो क्या करना है। तो जिली एक तरफ एक कोने में इशारा करते हुए कहता है, तुझे वो साइड में वो लड़का खड़ा दिख रहा है,
तो ईवो कहता है हाँ दिख रहा है। असल में जिली जिस लड़के की तरफ इशारा कर रहा था उसकी पीठ थी इन लोगों की तरफ, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। तो हाउसवान उस लड़के की तरफ देखकर कहता है हाँ दिख तो रहा है, पर उससे तुम क्या करवाने वाले हो? तो जिली कहता है उससे नहीं, ईवो को करना है। तो हैपेंग कहता है हाँ यार करना तो है, पर इसमें वो लड़का कैसे इन्वॉल्व होगा? तो जिली कहता है मैं चाहता हूँ कि ईवो जाकर उस लड़के को किस करे। ये सुनकर हाउसवान कहता है वो इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा। पर ईवो तुरंत कहता है हे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? हाँ मैं नहीं जा रहा वहाँ। तुम लोग जानते हो ना मैं स्ट्रेट हूँ यार, मैं किसी लड़के को ऐसे किस नहीं करूँगा, बकवास बंद करो। और ये मेरी पहली किस है, मैं ऐसे किसी को दे दूँ, हट मैं नहीं जा रहा। ये सुनकर जिली और हैपेंग दोनों कहते हैं यार देख ईवो तूने शर्त लगाई है, अब अपनी बात से पलट मत, तू ऐसे पलट नहीं सकता, वरना हम फिर आगे से कभी भी तुझसे कोई शर्त नहीं लगाएंगे। यार ऐसे तो अपनी बात से पलट नहीं सकता, तूने कहा था ना कि हम जो भी बोलेंगे वो करना पड़ेगा। अगर तेरी बजाय कोई और हारता तो उसे भी हम ये सब करने के लिए कहते, अब तुझे करना होगा ये सब। तो वो कहता है ये कैसा तरीका है, मैं ऐसे कैसे किसी को जाकर किस कर लूँ यार, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ, और वो एक लड़का है यार, तुम लोग जानते हो ना मैं लड़के को पसंद नहीं करता यार, और ये मेरी पहली किस है। मैं ऐसे किसी को जाकर किस कर लूँ, तुम लोगों को समझ आ रहा है किस करना है? तो ये सुनकर जिली कहता है यार कूल डाउन, हम ये नहीं कह रहे तू उसके लिप्स पे जाकर किस कर, उसके हाथ पर किस कर सकता है, उसके चेक पर किस कर सकता है जाकर, बस तुझे उसको जाकर किस करना है। ये सुनकर ईवो कहता है ठीक है जा रहा हूँ। तो हैपेंग स्माइल करते हुए कहता है ठीक है बेस्ट ऑफ लक, तू कर सकता है। हर्षन भी कहता है हाँ यार तू कर सकता है, ठीक है तू जा, तू कर सकता है। ईवो भी कहता है उन सब की तरफ देखकर तुम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं तुम लोगों को एक दिन जान से मार दूंगा। ये सुनकर उसके तीनों दोस्त हंसने लगते हैं और उसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं ठीक है अब जा भी आगे बढ़। तो ईवो उस लड़के की तरफ बढ़ गया और वो लड़का जिसकी तरफ ईवो जा रहा था असल में वो लड़का विजान है, जो कि यहाँ पर अपने डैड और अपने कज़न ब्रदर जूचेंग के साथ आया था, जो कि वहीं थोड़ी दूर पर किसी से बात कर रहा था। और विजान थोड़ा शांत रहने वाला इंसान है, तो इसीलिए उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है सिवाय एक के जीही, जो कि अभी यहाँ पर है नहीं। तो इस वक्त जान को बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा था, इसीलिए वो सबसे अलग एक तरफ खड़ा हुआ था। और वो वहाँ खड़ा ही था कि तभी वहाँ पर ईवो जाता है और ईवो जान के पीछे था, मतलब उसने अभी तक जान का चेहरा नहीं देखा था। ईवो को खुद पर कुछ ज़्यादा ही घमंड था, खुद के चेहरे पर। उसे लगता था कि वो इतना ज़्यादा हैंडसम है तो वो अगर किसी की तरफ स्माइल करके देख ले तो उस शख्स का ईवो पर मरना तो लाजमी है, जाहिर है, क्योंकि ईवो है इतना खूबसूरत, कोई लड़का हो लड़की हो कोई भी ईवो से बच नहीं सकता। और यही चीज़ ईवो को अभी भी लग रही थी, माना कि जान ईवो के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर है, फिर भी ईवो को ऐसा लग रहा था कि उसको जान के को किस करना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बस वो जाएगा जान के हाथ पर किस करेगा और वहाँ से चला आएगा। और यही सोचकर ईवो जान के पीछे खड़ा हुआ था और उसने अचानक से जान की कमर पे हाथ रखा, जिससे जान चौंक गया और मुड़कर पीछे देखा। जैसे ही जान पीछे मुड़ा, ईवो ने बिना जान के चेहरे को देखे हुए उसका हाथ पकड़ा और वहाँ पर किस कर दिया, जो चीज़ देखकर जान को पहली बार, लिटरली लाइफ में पहली बार इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने तुरंत अपना हाथ खींचा और एक जोरदार सन्नाटेदार थप्पड़ ईवो के गाल पर जड़ दिया, जिस थप्पड़ की वजह से ईवो का पूरा कान झन्ना गया। उसके कान में कुछ देर के लिए बीप की आवाज़ आने लगी, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, उसका सर ज़मीन की तरफ हो गया था और फिर वो अपना एक हाथ उठाकर अपने गाल पर रखता है और कुछ देर तक ऐसे ही ज़मीन की तरफ देखता रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये अभी क्या हुआ, कि क्या उस सामने वाले शख्स ने उसे थप्पड़ मारा, पर क्यों, किस लिए? पहली बार ईवो को किसी ने ऐसे थप्पड़ मारा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे थप्पड़ मार सकता है और कोई उसके चाम से इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। ये चीज़ ईवो को हज़म नहीं हो रही थी, वो वहाँ बस ऐसे ही चुपचाप खड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ जान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ईवो की तरफ देख रहा था, जान की आंखें चीख रही थी गुस्से में। और वहीं दूसरी तरफ इस थप्पड़ की गूंज की वजह से पूरी पार्टी जान और ईवो की तरफ देखने लगी। सभी लोग ईवो और जान की तरफ देख रहे थे।
ईबो के दोस्त तो अब तक दूर खड़े हुए स्माइल कर रहे थे, वो भी ईबो के पास आ गए और जान को गुस्से में देखने लगे। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इस शख्स की हिम्मत कैसे हुई उनके दोस्त को मारने की। वो तीनों जान को बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहे थे और वहीं जान का कज़न ब्रदर जू चैंग भी जान के पास आकर खड़ा हो गया और वो भी इन सबको गुस्से में देख रहा था। उसे समझ तो नहीं आया कि आखिर इन सब ने ऐसा क्या किया और हुआ क्या यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो इन सबको गुस्से में देख रहा था। और वही जान को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बस अभी भी ईबो को गुस्से में घूर रहा था और ईबो अभी भी ज़मीन की तरफ देख रहा था, अपने गाल पर अपना एक हाथ रखकर। फिर वो धीरे धीरे अपने सर को ऊपर उठाता है और जान की तरफ देखता है और जब वो जान की तरफ देखता है उसकी आंखों में, तो वो बस देखता रह जाता है। उन उन ग्रे आइज़ में वो स्टार जैसी आइज़ जो कि चमक रही थी। ईबो के हिसाब से उसे ऐसा लग रहा था कि ये आइज़ कितनी ज़्यादा चमक रही हैं और कितनी ज़्यादा गहरी हैं, बिल्कुल किसी डीप ओशन की तरह। ईबो बस उन आँखों में देखता रह गया और वो आँखें जब गुस्से में ईबो की तरफ देख रही हैं तो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। वो चेहरा कितना खूबसूरत लग रहा है गुस्से में। वो फूले हुए गाल, वो लाल स्किन जो कि गुस्से में हो गई है, वो त्वचा, लाल त्वचा कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ईबो समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या है। वो एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्यों, कैसे? वो तो स्ट्रेट है ना। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बस वहाँ चुपचाप खड़ा हुआ जान की तरफ देख रहा था और ये सब देखकर ईबो के दोस्तों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ईबो के दोस्तों को लग रहा था कि ईबो अभी कुछ बोलेगा, कुछ करेगा, क्योंकि ईबो ऐसा ही है। जब भी कोई उसके साथ बदतमीज़ी करता है तो ईबो उसे आसानी से छोड़ता नहीं है और इस सामने वाले शख्स ने तो ईबो को इतने लोगों के सामने इतनी बड़ी पार्टी में थप्पड़ मारा है, तो ईबो उसे ऐसे आसानी से तो नहीं छोड़ सकता। फिर ईबो चुपचाप क्यों खड़ा है और क्यों उस शख्स को ऐसे देख रहा है? ये चीज़ देखकर ईबो के दोस्तों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हाओशुआन तुरंत जान की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दोस्त को मारने की? ये सुनकर जान हाओशुआन की तरफ गुस्से में देखकर कहता है, चुप रहो। ये सुनकर हाओशुआन तुरंत चुप हो गया, क्योंकि जान की आंखों का प्रेशर ही इतना था कि कोई भी उसके सामने बोल नहीं पा रहा था। जान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। जान धीरे धीरे ईबो के करीब बढ़ता है, कुछ ज़्यादा ही करीब, मतलब ईबो के पर्सनल स्पेस में आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाँ, क्या सोचकर मुझे हाथ लगाया? हाँ, जानते नहीं हो मेरे बारे में? तुम जानते भी हो मैं हूँ कौन? अगर मैं चाहूँ तो यहीं खड़े खड़े तुम्हारी पूरी की पूरी हस्ती मिटा सकता हूँ। हाँ, इसीलिए आगे से किसी को छूने से पहले उसकी मर्जी और उसके बारे में अच्छे से जान लेना। आई बात समझ में? ये सुनकर ईबो बस जान को देख रहा था, कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वो जान को देख रहा था और जान ईबो को ऐसे ही गुस्से में घूरता रहता है और फिर चैंग की तरफ देखकर कहता है, चैंग चलो यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और उसके साथ उसके डैड जो बहुत दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे, वो भी पीछे पीछे वहाँ से चले गए। और वहाँ से जान के जाने के बाद, मतलब जान जब वहाँ से जा रहा था, ईबो के सामने से वो हटा तो ईबो का सर ऑटोमेटिकली जान की तरफ मुड़ गया। मतलब जिस तरफ जान जा रहा था, ईबो उसी तरफ ईबो का सर मुड़ रहा था। मतलब जब तक जान ईबो की आंखों से ओझल नहीं हो गया, गायब नहीं हो गया, तब तक ईबो उसे देखता रहा। जब ईबो की आंखों से जान गायब हो गया, तब जाकर कहीं ईबो होश में आया और ये सब देखकर हेपेंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो ईबो पर चिल्लाते हुए कहता है, ये सब क्या था ईबो? हाँ, तुम मुझे ऐसे कैसे देख सकते हो? तुम मुझे ऐसे कैसे देख रहे थे? हाँ, तुम्हें तो उसे मारना चाहिए था, उसके हाथ पैर तोड़ कर रख देने चाहिए थे। हाँ, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा ईबो और तुम चुप थे क्यों? हाँ, ये सब क्या था? तभी वहाँ पर मिस्टर और मिसेस लैन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। मिस्टर लैन बहुत ज़्यादा गुस्से में ईबो को पकड़ते हुए आगे खींचते हुए ले जाते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ पर कोई भी हंगामा मत करना। हाँ, क्या किया तुमने? हाँ हाँ, क्या किया तुमने उस लड़के के साथ? क्या किया जो तुम्हें उसने इतने लोगों के सामने थप्पड़ मार दिया? ऐसा क्या कर दिया तुमने? हाँ, मैंने तुमसे घर पर ही कहा था कि यहाँ पर आकर कुछ भी मत करना, कुछ भी ऐसा वैसा मत करना, क्योंकि तुम्हारी वजह से लैन फैमिली पूरी बदनाम हो चुकी है और अब बची कुची कसर भी तुमने यहाँ आकर पूरी कर दी।
ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। मैं बोल रहा था उससे कि तुम्हें यहाँ ना लेकर आए, लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है। मिस्टर लैन की बात सुनकर मिसेस लैन उसे गुस्से में घूरती हैं और कहती हैं, हस्बैंड खामोश रहिए। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आप ज़्यादा बोल रहे हैं? हाँ। ये सुनकर मिस्टर लैन तुरंत चुप हो गए। मिस्टर लैन और मिसेस लैन फिर ईवो को वहाँ से ले जाते हैं। ईवो अभी भी हसान के ख्यालों में ही था। वो सोचते हुए कहता है, उसकी आंखें कितनी खूबसूरत थीं, और वो गुस्सा कितना ज़्यादा ख़तरनाक था। ये कहता हुआ ईवो सर से लेकर पैर तक कांप गया, जो देखकर मिसेस लैन, जो वहीं उसके साथ कार में बैठी हुई थी, कहती हैं, ईवो क्या हुआ तुम्हें? तुम ये कैसे कर रहे हो? तुम ठीक हो ना? ये सुनकर ईवो मिसेस लैन की तरफ देखता है, फिर अपना एक हाथ उठाकर अपने गाल पे रखता है और बिना कुछ कहे कार के विंडो से बाहर देखने लगता है और हल्के से स्माइल करता है। जो चीज़ देखकर मिसेस लैन कुछ समझ नहीं पाती। उन्हें अपने बेटे की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो मिस्टर लैन की तरफ झुककर कहती हैं, सुनिए, हमारा बेटा ठीक तो है? तो मिस्टर लैन भी ईवो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हारा बेटा पागल हो गया है। ये सुनकर मिसेस लैन गुस्से में उन्हें घूरती हैं। तो मिस्टर लैन कहते हैं, लगता है उस लड़के ने इसको कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से थप्पड़ मार दिया है, इसीलिए ये अभी भी उसी सदमे में है। ये सुनकर मिसेस लैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मिस्टर लैन की तरफ देख रही थी और कहती हैं कि तुम्हें ज़रा भी फिक्र नहीं हो रही उसकी? वो पूरे रास्ते कुछ बोला नहीं और चुपचाप आकर अपने रूम में चला गया और अभी भी कुछ नहीं बोला। क्या तुम्हें ज़रा भी उसकी फ़िक्र नहीं हो रही? तो मिस्टर लैन कहते हैं, मैं उसकी फ़िक्र क्यों करूँगा? उसकी फ़िक्र करने के लिए हो ना तुम, आखिरकार वो तुम्हारा बेटा जो है। ये सुनकर मिसेस लैन कहती हैं, क्या तुमने इतनी देर से सिर्फ मेरा बेटा लगा रखा है? क्या वो सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं है? क्या मैंने उसे अकेले जन्म दिया है? तो मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ, वो मेरा बेटा भी है, लेकिन वो ज़्यादा तुम्हारा है। ये सुनकर मिसेस लैन कहती हैं, क्या मतलब तुम्हारा? तो मिस्टर लैन कहते हैं, देखो, वो ज़्यादा तुम्हारा है, इसीलिए उसमें तुम्हारे गुण ज़्यादा हैं और वो इसीलिए तुम्हारी जैसी हरकतें करता है। अगर वो मेरे जैसा होता, मेरा होता, तो उसमें मेरे जैसे गुण होते और वो लैन फैमिली के लोगों की तरह होता, हमारी लैन फैमिली की तरह होता। ये सुनकर मिसेस लैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मिस्टर लैन की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ईवो में मेरे गुण ज़्यादा हैं, इसीलिए वो बिगड़ा हुआ है। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बिगड़ी हुई हूँ, इसीलिए मैंने ईवो को भी बिगाड़ दिया और ईवो भी बिगड़ गया है क्योंकि मैं बिगड़ी हुई हूँ। ये सुनकर मिस्टर लैन हिचकते हुए कहते हैं, नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मेरा मतलब ये नहीं है। ये सुनकर मिसेस लैन मिस्टर लैन की तरफ एक आईब्रो उठाकर देखते हुए कहती हैं, अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहते थे? क्या मतलब था तुम्हारा? तो मिस्टर लैन कहते हैं, अरे सुनो, तो मेरा ये मतलब नहीं था। वो ये कहते हुए मिस्टर लैन सोचने लगते हैं कि वो क्या कहें, कैसे बचे, इसीलिए वो थोड़ा चुप होकर सोचने लगे। तो मिसेस लैन कहती हैं, ठीक है, तो ऐसा करो, तुम आराम से सोफे पर बैठकर पूरी रात ये सोचो कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या था, ठीक है, और सुबह को मुझे बता देना। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगी और फिर से पीछे मुड़कर कहती हैं, और कमरे में आने के बारे में सोचना भी मत। ये सुनकर मिस्टर लैन तुरंत उनके पीछे दौड़ती हुई कहते हैं, अरे देखो, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो, ठीक है, आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। प्लीज़ देखो, मुझे इस उम्र में कमरे से बाहर मत निकालो, हमारे बच्चे बड़े बड़े हैं, वो मुझे ऐसे बाहर देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? प्लीज़ वाइफी प्लीज़। ये सुनकर मिसेस लैन कहती हैं, तो फिर तुम ऐसे काम करते ही क्यों हो? मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो? ये कहते हुए वो लोग वहाँ से लड़ते झगड़ते हुए चले गए। दूसरी तरफ ईवो अपने बेड पर बैठा हुआ था और विज़ान के बारे में ही सोच रहा था। फिर वो बिस्तर पर लेट जाता है और फिर आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही वो आंखें बंद करता है, उसकी आंखों के सामने विज़ान की वही बिल्कुल स्टार की तरह शाइन करती हुई आंखें आ जाती हैं और उसका वो गुस्से से भरा हुआ चेहरा जो देखकर ईवो दोबारा से अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है और स्माइल करने लगता है। जैसे ही ईवो स्माइल करता है, उसके गाल को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वो अपना हाथ उठाकर दोबारा से अपने गाल पर रखते हुए कहता है, इतनी ज़ोर से मारा मुझे, कितना दर्द हो रहा है, मेरा पूरा जबड़ा दर्द कर रहा है,
इतनी ज़ोर से मारने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, मैंने तो बस तुम्हारी कमर को छुआ था ना, और तुम्हारे हाथ को किस ही तो किया था। इतनी ज़ोर से क्यों मारा मुझे? हाँ, तुम, लगता है तुम्हारे हाथ में कुछ ज़्यादा ही ताकत है। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। क्या लगता है तुम्हें, तुम खूबसूरत हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ? तुम्हें पता नहीं है तुमने किस डेविल को छुआ है। एंजल, इसकी सज़ा तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। ये कहता हुआ इबो फिर से स्माइल करने लगा। फिर वो हाउसवान को कॉल करता है और कहता है, हे हाउसवान। इबो की आवाज़ सुनकर हाउसवान कहता है, ओह, तो तुम होश में आ गए? मुझे तो लगा था कि तुम अभी भी उसी थप्पड़ के सदमे में होगे। ये सुनकर इबो कहता है, हाउसवान, क्या बोल रहे हो तुम? तो हाउसवान कहता है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आखिर उस वक्त तुम्हें हुआ क्या था? हाँ, तुम तो ऐसे नहीं हो। तुम्हें कोई शख्स तुम्हारे सामने ही, इतने लोगों के सामने थप्पड़ मारकर चला गया और तुम बस चुपचाप वहाँ खड़े ही नहीं रहे, बल्कि उस शख्स को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई एलियन हो। तुमने पहली बार इंसान देखा हो, तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे थे जैसे वो कोई लड़की हो? हाँ, क्या हुआ था तुम्हें उस वक्त? ये सुनकर वो कहता है, वो लड़की नहीं यार, वो लड़की से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। तूने क्या उसके चेहरे को नोटिस नहीं किया? कितना अच्छा दिख रहा है वो। मेरा तो दिल आ गया उसके चेहरे पर। ये सुनकर हाउसन कहता है, वो क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, ठीक तो हो? क्या थप्पड़ कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से लग गया? तो ये वो अपने गाल को सहलाते हुए कहता है, हाँ यार नहीं, थप्पड़ तो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर का लग गया। मैं तो पूरा ऊपर से नीचे तक हिल गया। ये सुनकर हाउसन कहता है, लग भी रहा है। ये वो कहता है, वैसे क्या तू मुझे उसके बारे में कुछ बता सकता है? तो हाउसन कहता है, क्या करेगा जानकर? तो इबो कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे वो चाहिए। ये सुनकर हाउसन कहता है, ए इबो, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, वो कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें अपने लिए चाहिए। वो एक इंसान है जीता जागता, और ऊपर से वो एक लड़का है। तुम तो स्ट्रेट हो ना? तो इबो कहता है, मैं उसके लिए गे बनने के लिए भी तैयार हूँ। वो मुझे चाहिए, वो मुझे पसंद है। उसकी आंखें यार, हाउसवान, मैं उसकी आंखों को भूल नहीं पा रहा। उसकी वो गुस्से से भरी आंखें जब मुझे घूर रही थी, वो उसके गुस्से से फूले हुए गाल, वो गुस्से से उसकी त्वचा जो लाल हो गई थी, वो सब मेरे दिमाग से नहीं जा रहा। मैं पागल हो रहा हूँ हाउसवान, मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे संभाल ले हाउसवान, मुझे संभाल ले। ये सुनकर हाउसवान कहता है, तू पागल हो नहीं रहा है, तू पागल हो चुका। ये सुनकर वो कहता है, हाँ शायद मैं पागल हो चुका हूँ, उसके लिए मैं पागल हो रहा हूँ। हाउसवान, वो मुझे चाहिए। तो जल्दी से बता, अगर उसके बारे में कुछ जानता है तो। वह, उसका नाम, रहता कहाँ है, क्या करता है, किस फैमिली से, सब कुछ जानना है मुझे। वहाँ क्यों गया था, सब कुछ। ये सुनकर हाउसन कहता है, ठीक है, मुझे बस 2 मिनट दे, मैं उसकी पूरी डिटेल तुझे देता हूँ। ये कहकर हाउसन कॉल कट कर देता है। इबो फिर से बेड पर लेट जाता है और आंखें बंद करके जान के बारे में सोचने लगता है, या फिर यूँ कहूँ जान की आंखों के बारे में। वो गुस्से से चीखती हुई आंखें। इबो उनके बारे में सोचते हुए कहता है, क्या क्या आंखें हैं तुम्हारी, किसी डीप ओशन से भी ज़्यादा गहरी। मुझे डूबना है इनमें। कहाँ हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? तुम सिर्फ वहाँ से मुझे थप्पड़ मार कर नहीं गए। मेरा दिल, मेरा चैन, मेरी नींद, सब कुछ अपने साथ ले गए। कहाँ हो तुम मेरे एंजल? मुझे जल्द से जल्द तुमसे मिलना है। ये कहता हुआ इबो वहाँ पर कुछ देर बैठा रहता है और कुछ देर बाद हाउसन का दोबारा से कॉल आता है। जैसे ही हाउसन कॉल करता है, इबो पिक करके तुरंत कहता है, हाँ बोल, क्या पता चला, कुछ मालूम हुआ क्या? तो हाउसन कहता है, हाँ पता तो बहुत कुछ चल गया, पर मुझे नहीं लगता यार तू उस तक पहुँच पाएगा या फिर वो तुझे मिल पाएगा। ये सुनकर इबो कहता है, ऐसा क्यों? तो हाउसन कहता है, यार उसका बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। ये सुनकर इबो कहता है, क्या बात कर रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे पीछे से देखा है, वो अच्छा दिखता है पीछे से भी। ये सुनकर हाउसन कहता है, ये स्टूपिड इंसान, मैं उसके बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा, उसके फैमिली बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर इबो कहता है, ओ अच्छा, तो ऐसा बोलना, ऐसा क्या खतरनाक है उसकी फैमिली में? तो
हाउशन कहता है तूने विजिंग की माफिया फैमिली वी के बारे में सुना है? तो वो कहता है हाँ सुना है, वही ना मिस्टर वी जो माफिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आते हैं। तो हाउसन कहता है हाँ, ये उन्हीं का इकलौता बेटा विजान साओ साओ है। ये सुनकर वो कहता है ओ अच्छा तो ऐसा है। तो हाउसन कहता है तुझे डर नहीं लग रहा? उसके डैड माफिया हैं, क्या तुझे अभी भी डर नहीं लग रहा ये सोचकर? तो वो कहता है हाउशन क्या तू भूल गया कि मैं कौन हूँ? मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लोग मुझसे डरते हैं और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसकी फैमिली क्या है कैसी है, मुझे वो चाहिए किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से। मैं उसे पसंद करता हूँ और वो मुझे चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके डैड कौन है या फिर वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, तो अब तू आगे बता। तो हाउसन कहता है ठीक है, उसकी एज लगभग तेरे बराबर ही है और वो ज़्यादा घर पर ही रहता है। उसके कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ एक लड़की दोस्त है, क्या नाम है, हाँ जीही जीही नाम है उसका। और कुछ ज़्यादा खास नहीं पता मुझे उसके बारे में। हाँ एक बात और, वो कुछ ज़्यादा ही शांत है, मतलब आज तक किसी ने भी उसे घर से बाहर नहीं देखा, उसे घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है। और जब भी वो बाहर निकलता है तो उसके साथ कोई ना कोई मतलब बॉडीगार्ड या फिर किसी न किसी के साथ ही वो घर से बाहर आता है, या तो उसका वो कज़न ब्रदर जिसका नाम क्या था, हाँ जूचेंग, या तो उसके साथ वो बाहर आता है या तो फिर अपने डैड के साथ वो बाहर आता है, वरना वो कभी अकेले बाहर नहीं आया घर से। ये सुनकर इबो कहता इंटरेस्टिंग, तो लगता है मैं उससे उसके घर के बाहर तो नहीं मिल पाऊँगा, तो फिर मुझे घर पर ही उसके जाना पड़ेगा। ये सुनकर हाउसन कहता है इबो तू क्या सोच रहा है, हाँ क्या करने वाला है? देख ले यार, वो माफियाज हैं, उनके घर जाना ठीक रहेगा क्या? तो इबो कहता है हाउसन क्या तू सच में भूल गया कि हु आई एम? तो हाउसन कहता है नहीं यार नहीं भूला, और अगर मैं भूल भी गया तो तू मुझे भूलने नहीं देगा, मैं जानता हूँ अच्छे से कि तू है कौन। तो वो स्माइल करते हुए कहता तो फिर मेरे लिए परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा और वो एंजल तो मैं पाकर ही रहूँगा। ये कहता हुआ वो कॉल कट कर देता है और फिर बेड पर लेट जाता है और जान की आंखों के बारे में सोचते हुए उसके बारे में सोचते हुए इबो सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जान जो कि पार्टी से लौटकर सीधे अपने रूम में चला जाता है और वो बेड पर बैठ जाता है। उसे गुस्सा भी आ रहा था और अजीब सा भी फील हो रहा था, क्योंकि उसे किसी का स्किन टच पसंद नहीं है। उसे पसंद नहीं है कि कोई उसे टच करे, लेकिन जब इवो ने उसे टच किया तो उसे गुस्सा भी आया और उसे कुछ अजीब सा भी महसूस हो रहा है। ये चीज़ क्या है ये जान को समझ नहीं आ रही। जान बस चुपचाप अपने बेड पर बैठा हुआ था। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आती है। जान देखता है तो जीही का कॉल था। जान कॉल पिक करता है तो उधर से जी की आवाज़ आती है, कैसा है मेरा बनी, क्या कर रहा है? तो जान कहता है कुछ नहीं बस बैठा हूँ। तो जी कहती है वैसे मैंने सुना आज तुम पार्टी में गए थे, क्या हुआ था वहाँ पर? ये सुनकर जान कहता है तुम्हें पता चल गया? तो जी कहती है हाँ पता चल गया, लुलू ने बता दिया। तो जान कहता है सिजे कुछ छुपा नहीं सकती तुमसे। तो जी कहती हाँ क्योंकि वो मेरी वाइफ है शायद इसीलिए। तो जान कहता है अच्छा तो फिर जब तुम्हें पता है कि वहाँ क्या हुआ तो मुझसे पूछ क्यों रही हो? तो जी कहती है मुझे सब कुछ नहीं पता ना, मुझे बस थोड़ा बहुत पता है कि तुमने आज किसी को गुस्से में थप्पड़ मारा। अब ये बताओ मुझे कि आखिर उस शख्स ने क्या किया था, क्या कुछ ज़्यादा बदतमीज़ी की? तुम मुझे बताओ क्या तुम उसे जानते हो और वो कौन था? मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगी अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा तुमसे बोला या कहा होगा तो। जान कहता है मैं उसे नहीं जानता, वो कोई स्ट्रेंजर था। तो ये सुनकर जी कहती है क्या एक स्ट्रेंजर? तुमने किसी अनजान को थप्पड़ मार दिया? क्या हुआ था, क्या किया था उसने, तो मुझे ये बताओ। तो जान कहता है जी
कुछ कुछ खास नहीं। मैं तो जी कहती है, जान बताओ मुझे क्या हुआ। हाँ, तुम मुझे थोड़े अपसेट भी लग रहे हो, कहीं खोए खोए से। क्या हुआ है? क्या उसने कुछ कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? तुम मुझे बताओ। हाँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, तुम मुझे बताओ क्या हुआ था, क्या किया था उसने। हाँ, तो जान कहता है, जी उसने 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 मेरी मेरी कमर पर हाथ रखा। तो जी कहती, क्या उसने तुम्हें टच किया? जान जान पर जान चुप था। तो जी कहती है, जान मुझे बताओ कि क्या उसने तुम्हें टच किया? तो जान कहता है, हाँ हाँ हाँ, उसने उसने मेरी कमर को छुआ और 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 उसने मेरे एक हाथ पर किस भी किया। ये सुनकर जी कहती है, क्या? और तुमने तुमने सिर्फ उसे थप्पड़ मारा? तुमने उसके सर में गोली क्यों नहीं मारी? हाँ, तुम वहाँ कर क्या रहे थे? तो जी आगे कुछ कहती उससे पहले ही कोई और फ़ोन उससे छीन लेता है और जान से बात करने लगता है। ये शॉनलू थी, जान की कज़न सिस्टर और जी की वाइफ। शॉनलू कहती है, जान मेरा लिटिल बनी कैसा है? तो जान कहता है, मैं ठीक हूँ सिजय, आप कैसी हैं? तो लुलू कहती है, मैं भी ठीक हूँ, बताओ मुझे क्या हुआ था? तो जान कहता है, कुछ नहीं सिजय। तो लुलू कहती है, जान मुझे बताओ क्या हुआ था? चैंग ने मुझे बताया कि आज तुम्हारा किसी से झगड़ा हो गया। मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ कि मेरा जान किसी से झगड़ा कर सकता है, पर मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था। मुझे पता है कि तुम ऐसे तो किसी से कुछ भी नहीं बोलोगे, आखिर उसने क्या किया था, क्या हुआ था वहाँ? तो जहान कहता है, जी उसने उसने मुझे छुआ। तो लुलू कहती है, अच्छा क्यों, किस लिए? तो जान कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो बस वहाँ खड़ा हुआ था। चैंग और डैड किसी से बात कर रहे थे, मैं वहाँ अकेला था, बस एक तरफ खड़ा हुआ था। तभी वो शख्स अचानक से मेरे पीछे आ गया और उसने मेरी कमर पर हाथ रख लिया और मेरे हाथ पर किस किया। लुलू कहती है, उसने और कुछ कहा, कुछ और किया? तो जान कहता है, नहीं, उसने उसने और कुछ नहीं कहा और नहीं और कुछ किया। तो ये सुनकर लुलू कहती है, अच्छा जब उसने तुम्हें छुआ तो तुम्हें कैसा लगा? ये सुनकर जी कहती है, लुलू तुमसे क्या पूछ रही हो? हाँ। तो लुलू जी को चुप कराते हुए कहती है, तुम चुप रहो, मुझे उससे बात करने दो। लुलू बात करते हुए कहती है, बताओ जानसान, जब उसने तुम्हें छुआ तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? तो जान कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मुझे महसूस हुआ कि उसने किसी ने मुझे पीछे से छुआ है तो मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। लेकिन जब मैंने उसे देखा और जिस तरह से वो मुझे स्माइल करते हुए देख रहा था, उस चीज़ से मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा फील हो रहा था। कुछ कुछ अजीब सा, मुझे अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सच्चे, क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या मैं बीमार हो गया हूँ? मेरे दिल की धड़कनें ऐसे अचानक से क्यों बढ़ रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर लुलू कहती है, जान मुझे लगता है कि वो शख्स तुम्हें पसंद करता है, शायद वो तुमसे प्यार करने लगा। ये सुनकर जान कहता है, जी ऐसे कैसे हो सकता है? मैं उसे जानता तक नहीं और ना ही वो मुझे जानता है। हम लोग अनजान हैं, स्ट्रेंजर। कोई ऐसे किसी को बस एक बार देखकर किसी स्ट्रेंजर से प्यार करने लगता है? कैसे कोई पसंद करने लगेगा? क्या प्यार करना इतना आसान है कि लोग किसी भी सड़क चलते हुए शख्स को बस एक बार देखकर ही उससे प्यार करने लगते हैं? सच्चे कुछ बताइए ना। तो लुलू कहती है, हसन जान, माना कि तुम सही कह रहे हो,
किसी को बस एक बार देखने से प्यार नहीं किया जाता, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी अनजान पर्सन को देखकर हमें महसूस होता है कि ही इज़ द राइट पर्सन, जिसके साथ हम अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं, पूरी लाइफ रह सकते हैं। हम बस किसी को एक बार देखकर ही हमें वो पसंद आ जाता है। जैसे कि जी को सिर्फ मेरी आवाज़ सुनकर ही मुझसे प्यार हो गया था। तुम्हें पता है ना कि मैं और जी एक दूसरे से कैसे मिले थे? जी ने पहली बार सिर्फ मेरी आवाज़ सुनी थी जब मैं तुमसे बात कर रही थी उस वक्त, और सिर्फ मेरी आवाज़ सुनकर ही उसे मुझसे प्यार हो गया। और ऐसा और लोगों के साथ भी होता है। हो सकता है कि तुम्हें देखकर वो तुम्हें पसंद करने लगा हो, इसीलिए वो तुम्हारे पास आया हो तुम्हें अप्रोच करने के लिए। तो जान कहता है, जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप जो भी कह रही हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं तो हमेशा से चाहता था कि जो भी मेरी लाइफ में आए, मेरा लाइफ पार्टनर, वो मेरे जिस्म को देखने से पहले मेरी रूह को देखे, मेरे जिस्म को छूने से पहले मेरे दिल को छुए, पर उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा सिजे। ये सुनकर लुलू कहती है, सान तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है? अगर वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, वो तुम्हें अच्छा इंसान नहीं लग रहा, तो तुम उसे भूल जाओ कि आज तुम कहीं किसी पार्टी में गए थे और किसी से मिले थे, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हें पता है ना मैं हमेशा क्या कहती हूँ, जब भी कोई परेशान हो या फिर इमोशन तुम पर हावी हो रहे हो, तो इस सब को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो जान स्माइल करते हुए कहता है, सो जाओ। तो लुलू कहती है, सो जाओ, चलो अब लेट जाओ और आंखें बंद कर लो। तो जान बिस्तर पर लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। लुलू कहती है, अब सोने की कोशिश करो। तो जहान ऐसे ही करने लगता है। कुछ देर तक वो आंख बंद कर ईवो के बारे में सोचता रहता है कि कैसे ईवो थप्पड़ खाने के बाद भी उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। ये सब चीज़ सोचते सोचते जहान सो गया। जब जहान सो गया तो लुलू कॉल कट करती है। कॉल कट हो जाने के बाद से ही पूछती है, लुलू जहान कैसा है, वो ठीक तो है ना, क्या हुआ है उसे? तो लुलू कहती है, जी तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ है उसे, वो ठीक है, बस थोड़ा डरा हुआ है। तो जी कहती है, डरा हुआ है क्यों? उससे तुम कहो कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना उसके साथ। तो लुलू कहती है जी को हक करते हुए, तुम परेशान मत हो, वो बस डरा हुआ है क्योंकि आज पहली बार किसी अनजान ने उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है, बस इसीलिए वो थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा डरा हुआ है और थोड़ा क्यूरियस भी है। वो दरवाज़ा खोलना चाहता है पर किसी को अपने दिल के अंदर नहीं आने देना चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई अनजान आकर उसके दिल को तबाह करके चला जाए, बस इसीलिए वो थोड़ा डर रहा है। ये सुनकर जी कहती है, पता नहीं क्यों पर मुझे तुम्हारी ये बातें समझ नहीं आ रही, तुम कब से शायर बन गई? तो लुलू कहती है, ठीक है अब तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम जैसी हो वैसी ठीक हो, तुम डॉक्टर ही बनी रहो, तुम्हें शायर बनने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। ऐसा करो, चलो बहुत रात हो गई है, अब हमें भी सो जाना चाहिए। तो जी कहती है, ठीक है चलो। फिर वो दोनों भी अपने बेड पर जाकर आराम से एक दूसरे को हक करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन जब सनजान अपनी नींद से उठता है, फिर वो अपना डेली रूटीन करता है, बाथरूम जाता है, फ्रेश होता है, नहा कर रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो सामने बैठे हुए पर्सन को देखकर सान को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस शख्स की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो सामने वाला शख्स मुस्कुराते हुए सान की तरफ देखता है, जो देखकर सान के दिल की धड़कनें फिर से वापस से उसे बढ़ती हुई महसूस होती हैं और धड़कनों के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ गया। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? फिर वो एक गार्ड की तरफ देखकर कहता है, हानगा ये पर्सन यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, आपने इसे अंदर क्यों आने दिया? इस स्ट्रेंजर को आप अंदर क्यों लेकर आए बिना किसी की परमिशन के? ये यहाँ क्या कर रहा है? ये सुनकर हान कहता है, लिटिल बॉस हमें माफ़ कर दीजिए, हम इन्हें अंदर नहीं लाए, इन्हें तो बॉस अंदर लाए हैं। यह सुनकर जान तुरंत अपने डैड की तरफ देखता है, जो कि स्माइल करते हुए जान की तरफ भी देख रहे थे, और उन्हीं के पास में बैठा हुआ था ईबो। जी हाँ, ईबो। और ईबो को देखकर ही जान को गुस्सा आ गया था। अब ईबो यहाँ क्या कर रहा है? ये कुछ यूँ हुआ था कि सुबह सुबह ईबो मिस्टर वी के पास आया था
और बिना झिझके डरे सीधा उनकी आंखों में देखते हुए ईबो ने कहा था, मिस्टर वी, मैं आपके बेटे को पसंद करता हूँ और उसके साथ यहाँ आपके घर में रहना चाहता हूँ। अगर आप मुझे यहाँ उसके साथ रहने की परमिशन देते हैं तो ठीक, अगर आप मुझसे मना करेंगे तो मैं यहाँ से आपके बेटे को ले जाऊँगा। ये सुनकर मिस्टर वी को लिटरली हंसने का मन कर रहा था, वो भी ज़ोर ज़ोर से। ईबो उनके सामने बच्चा है, वो एक माफिया है और ये बच्चा उन्हें डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर वो उसे उनके घर में रहने की परमिशन नहीं देंगे तो वो उनके सामने ही उनके बेटे को उठा कर ले जाएगा। ये चीज़ सच में हंसने वाली थी मिस्टर वी के हिसाब से, क्योंकि वो ईबो को जानते नहीं हैं। पर ईबो वो अभी भी मिस्टर वी की आंखों में देख रहा था। मिस्टर वी को ईबो का ये ब्रेवनेस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मतलब उन्हें ईबो ने मिस्टर वी को इम्प्रेस कर दिया था। पर मिस्टर वी ईबो की तरफ देखकर कहते हैं, मतलब थोड़ा गुस्से भरी टोन में, कि तुम कह रहे हो कि तुम मेरे बेटे को पसंद करते हो और मैं तुम्हें उसके साथ यहाँ अपने घर में रहने की परमिशन दे दूँ, राइट? तो ईबो कहता है राइट। तो मिस्टर वी कहते हैं, क्यों मैं तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दूँ? माना कि तुम मेरे बेटे को पसंद करते हो, पर मुझे अपने बेटे के बारे में तो कुछ नहीं पता ना। मुझे नहीं पता कि वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं। ये सुनकर ईबो कहता है, हाँ तो मैं इसीलिए तो यहाँ रहना चाहता हूँ उसके साथ, उसके पास, ताकि मैं उसे ख़ुद को पसंद करवा सकूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं उसके सामने रहूँ तो वो मुझे देखे, तभी जाकर तो वो मुझे पसंद करना स्टार्ट करेगा। ये सुनकर मिस्टर वी कहते हैं, इसका मतलब अभी मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं करता? तो ईबो कहता है, नहीं अभी मुझे वो पसंद नहीं करता, लेकिन जल्द ही करने लगेगा, ये मैं जानता हूँ। ये सुनकर मिस्टर वी कहते हैं, तो मैं तुम्हें यहाँ अपने घर में रहने की परमिशन नहीं दूंगा। तो ईबो बहुत ही गुस्से में थोड़ा आगे बढ़कर कहता है, तो फिर मैं उसे यहाँ से ले जाऊँगा। तो मिस्टर वी कहते हैं, तुम उसे यहाँ से ले जाओगे मेरे होते हुए? अगर तुम उसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाओगे ना, उससे पहले ही तुम्हारे सर से गोली पार हो चुकी होगी। ये सुनकर ईबो कहता है, आप मुझे डरा रहे हैं? हाँ, आपकी ये खिलौने मुझे नहीं डरा पाएंगे, इसीलिए मुझे डराने की सोचना भी मत। आपका बेटा मेरा है और मेरा ही रहेगा। आप चाहे हाँ करें या ना करें, फिर भी मैं उसे पाकर रहूँगा और मैं उसे यहाँ से ले जाऊँगा, अगर आप मुझे यहाँ उसके साथ रहने की परमिशन नहीं देंगे तो। ये सुनकर मिस्टर वी और भी ज़्यादा ईबो से इम्प्रेस हो गए थे। ठीक, इसीलिए वो कहते हैं, ठीक है तो मैं तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन देता हूँ, लेकिन याद रखना तुम किसी भी तरीके से मेरे बेटे की मर्ज़ी के बिना उससे ज़्यादा करीब नहीं जाओगे, उससे ज़्यादा परेशान नहीं करोगे। तो ईबो दोबारा से कहता है, मिस्टर वी, मैंने कहा ना आपका बेटा मेरा है, तो मैं उसके साथ क्या करता हूँ क्या नहीं, ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं सही गलत का अंतर ना जानता हूँ। मैं बेशक उसे पसंद करता हूँ, पर उसकी मर्ज़ी के बगैर मैं उसे किसी भी तरीके से परेशान नहीं करूँगा और ना ही मैं उससे बेवजह टच करूँगा। इसीलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मुझे यहाँ उसके साथ रहने की इजाज़त परमिशन दे दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उसके सामने रहूँ, उसकी आंखों के सामने, वो रोज़ मुझे देखे शायद, और इसीलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो मिस्टर वी कहते हैं, ठीक है तो तुम यहाँ रह सकते हो। इसीलिए अभी ईबो यहाँ है और मिस्टर वी जान से कहते हैं, जान यहाँ आकर बैठो। जान तुरंत गुस्से में आकर उनसे कहता है, डैड ये यहाँ क्या कर रहा है? आप इस अनजान को हमारे घर क्यों लेकर आए हैं? ये यहाँ क्यों है? तो मिस्टर वी कहते हैं, जान तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, वो मेहमान है और तुम ऐसे किसी मेहमान की इंसल्ट नहीं कर सकते। आओ आराम से बैठो, नाश्ता करो, मैं तुम्हें बाद में ये सब कुछ बताऊँगा। तो जान कहता है, नहीं डैड, मुझे अभी जानना है कि आप यहाँ इसे क्यों लेकर आए हैं, ये हमारे घर क्या कर रहा है। जान का ये गुस्सा देखकर मिसेस वी किचन से आते हुए कहती हैं, जान तुम ठीक तो हो ना? तुम गुस्सा कर रहे हो? आज पहली बार मैंने तुम्हें गुस्सा करते हुए देखा है। क्या हुआ बेबी, सब ठीक है ना? तो जान अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है, मॉम डैड से पूछे ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है। जान ईबो की तरफ इशारा करता है और कहता है, मॉम ये पर्सन यहाँ क्या कर रहा है, इसे कहिए यहाँ से जाए, मैं इसे यहाँ अपने घर में देखना नहीं चाहता, इसे कहिए यहाँ से जाए।
ये सुनकर मिसेस वी कहती हैं, जान तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? वो गेस्ट है ना हमारे घर, तो तुम उनकी ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। चलो अब आओ, आराम से बैठो और नाश्ता करो, ठीक है? उसके बाद तुम जो चाहें वो अपने डैड से पूछ लेना। ये सुनकर जान बहुत ही गुस्से में ईबो की तरफ देखता है और वहीं ईबो अभी भी स्माइल करते हुए जान की तरफ देख रहा था। जो चीज़ देखकर जान को गुस्सा आ रहा था और उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। इसीलिए जान वहाँ से जाते हुए गुस्से में कहता है, मुझे नहीं खाना खाना वाना, आप इसी को खिलाइए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये कहता हुआ जान वहाँ से चला गया गुस्से में। हाँ शायद, या फिर खुद को शांत करने के लिए, अपने दिल को शांत करने के लिए। उसके दिल की धड़कनें बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बिल्कुल किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार की तरह चल रही थी। जान को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। जब भी ईबो उसे ऐसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखता है तो जान को अच्छा क्यों लगता है, क्यों उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्यों जान चाहता है कि वो ऐसे ही उसे हंसते हुए देखता रहे। और इसी चीज़ से उसे गुस्सा भी आता है। क्यों आता है पता नहीं, और उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये भी उसे नहीं पता। इसी वजह से उसे गुस्सा भी आ रहा है और कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इसीलिए वो वहाँ से चला गया। जब जान वहाँ से चला गया तो मिसेस वी उसके पीछे जाने वाली थी उसे मनाने के लिए, जो देखकर मिस्टर वी उन्हें रोकते हैं। तो मिसेस वी कहती हैं, नहीं हस्बैंड, मुझे उसे जानना है, उसके पास जाना है, उसे मनाना है। मेरा बेबी पहली बार गुस्से में रूठ कर गया है, खाना छोड़ कर गया है। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, उसे मनाना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझसे ये मौका मत छीनिए, मुझे उसके पास जाने दीजिए। कम से कम आज पहली बार तो मैं अपने बेटे को मना सकती हूँ ना। मुझे पहली बार उसे मनाने का मौका मिलेगा। वो गुस्से में कितना क्यूट लग रहा था। मिसेस वी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि आज सच में उन्होंने पहली बार जान को ऐसे गुस्से में देखा था। जान ने बचपन से ही कभी गुस्सा नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा शांत बच्चा है, जो भी उसके मॉम डैड कहते हैं वो मान लेता है। कभी किसी चीज़ को लेकर उसने ज़िद नहीं की, कभी गुस्सा नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा शांत है और आज उसको ऐसे गुस्सा करते देख, ज़िद करते देख मिसेस वी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पर मिस्टर वी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, नहीं तुम कहीं नहीं जा रही हो, बैठो और नाश्ता करो। ये सुनकर मिसेस वी अपने मन को मारते हुए चुपचाप वहाँ बैठकर नाश्ता करने लगती हैं। मिस्टर वी भी अपनी वाइफ की तरफ देख रहे थे और फिर वो ईबो की तरफ देखते हैं। वो अपनी वाइफ को रोकना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें भी पता है उनकी वाइफ इस सब के लिए कितना ज़्यादा क्रेव करती हैं। जैसे औरों के बच्चे गुस्सा करते हैं, मुंह बनाते हैं, नाराज़ होते हैं, ज़िद करते हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें प्यार से मनाते हैं। ये मौका कभी मिस्टर और मिसेस वी को नहीं मिला। इसीलिए आज जब ऐसे जान गुस्से में वहाँ से चला गया तो ये चीज़ मिसेस वी को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी। वो उसके पास जाना चाहती थी, उसे मनाना चाहती थी, लेकिन मिस्टर वी ने उन्हें जाना नहीं दिया। इसीलिए वो चुपचाप मुंह बनाकर खाना खाने लगती हैं। वो गई थी बिल्कुल जान की तरह ही, उनका भी मुंह बन गया था गुस्से में। जो चीज़ देखकर मिस्टर वी स्माइल करते हैं, लेकिन वो कुछ कहते नहीं हैं। और वहीं कुछ देर बाद जब उनका नाश्ता पूरा हो जाता है तो ईबो वहाँ से उठता है और जान की तरफ चला जाता है। जान अपने गार्डन में बेंच पर बैठा हुआ था और सामने के खूबसूरत फूलों को देख रहा था, जिन पर खूबसूरत तितलियाँ मंडरा रही थी, इधर से उधर फुदक रही थी। जान बस बैठा हुआ वहीं इस ब्यूटीफुल नज़ारे को देख रहा था और वो थोड़ा मायूस, कंफ्यूज, गुस्सा, उसे खुद नहीं पता वो क्या है। उसे ऐसा सब कुछ क्यों फील हो रहा है। उसके दिल की धड़कनें ईवो को देखते ही इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती हैं। क्यों वो चाहता है कि वो उसे देखता रहे, क्यों जब भी वो उसे देखता है तो जान को अच्छा लगता है। ईवो के देखने पर जान की बॉडी अलग रिएक्ट क्यों करती है, जान के साथ ये सब क्यों हो रहा है। जान को ये सब कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से उससे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से वो मुंह बनाकर वहाँ बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर ईबो आता है और जान के साथ उसी बेंच पर उसे चिपक कर बैठ जाता है, जिससे जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसके दिल की धड़कनें जो अब तक थोड़ा शांत हो चुकी थी वो वापस से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। बिल्कुल किसी रोलर कोस्टर की तरह उसकी दिल की धड़कनें चलने लगती हैं। जान हिचकते हुए, डरते हुए अपनी आंखों को ईबो की तरफ करता है और ईबो को देखने लगता है। ईबो अभी भी स्माइल करते हुए जान की तरफ देख रहा था। जो चीज़ देखकर जान को वहाँ से भागने का मन कर रहा था। तभी ईबो अपना हाथ उठाकर जान की कमर पे रखता है। इस चीज़ से तो जान की पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। उसकी आंखें और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई। वो
वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सोचते हुए कहता है कि क्या करूँ मैं, वो मुझे छू रहा है, वो मुझे क्यों छू रहा है, मेरा दिल ऐसे ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है, ये इतनी तेज़ क्यों धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है ये ब्लास्ट हो जाएगा, मैं क्या करूँ, क्या भाग जाऊँ? हाँ ठीक है, ये आइडिया ठीक है, मैं भाग जाता हूँ। ये कहते हुए जान तुरंत बेंच पे से उठता है और वहाँ से जाने लगता है, ईबो को गुस्से में घूरते हुए। तो ईबो वो भी खड़ा होता है और जान के पीछे जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे अचानक से खींच जाने की वजह से जान सीधा ईबो की चेस्ट से जाके टकरा जाता है। ईबो जान को कमर से वापस से पकड़ते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो? हाँ, फिर से मुझसे दूर भाग रहे हो? इस बार मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगा। ये सब देखकर जान ईबो को गुस्से में घूरते हुए कहता है, छोड़ मुझे, जाने दो मुझसे दूर रहो मुझसे, छोड़ो मुझे। पर ईबो कहता है, नहीं छोड़ रहा, और जाने तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, क्यों भाग रहे हो मुझसे दूर? और ये गुस्सा, तुम्हारा चेहरे पर ये गुस्सा कसम से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो तुम। ये सुनकर जान वो तो ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगा। वो क्या करे, वो उसे छुपने का मन कर रहा था ईवो से, उसे यहाँ से जाने का मन कर रहा था, भागने का। इसीलिए वो फुल फोर्स के साथ ईवो को धक्का देता है और जिस वजह से ईवो ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन जान वहाँ रुकता नहीं है, वो वापस वहाँ से जाने लगता है। तो ईवो फिर से खड़ा होता है और तेज़ी से जाकर फिर से जान को पकड़ लेता है और एक पेड़ पर पुश करते हुए कहता है, भाग रहे हो, फिर से भाग रहे हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। तो अब जान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करे, कैसे जाए यहाँ से। इसीलिए वो ईवो को धक्का देता है और एक जोरदार थप्पड़ ईवो के गाल पे जड़ देता है। उसे लग रहा था कि शायद अब ईवो रुक जाएगा, उसके पीछे नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा होता है। जैसे ही जान ईवो को थप्पड़ मारता है, ईवो को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो वो जान की तरफ देखकर कहता है, तुमने फिर से मुझे मारा, तुम मुझे कल से 2 गिफ्ट दे चुके हो, अब गिफ्ट देने की बारी मेरी है। ये कहकर ईवो जान की तरफ बढ़ने लगा। जो चीज़ देखकर जान थोड़ा डर गया। उसे लग रहा था कि क्या ईवो भी उसे थप्पड़ मारेगा। जान इसीलिए थोड़ा डर रहा था, वो पीछे होने लगा। वो बिल्कुल उस पेड़ से चिपक गया था जिस पर ईवो ने उसे कैच कर रखा था। ईवो आगे बढ़कर जान के करीब और करीब जाए जा रहा था, जिससे जान अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो ईवो आगे बढ़कर जान की दोनों आईज़ पर किस करता है, सॉफ्टली, धीरे धीरे, एक एक करके, जिस चीज़ से जान तो और भी ज़्यादा पागल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ईवो ये सब क्यों कर रहा है, क्यों खेल रहा है उसके साथ, क्यों उसकी फीलिंग को वो समझ नहीं रहा, क्यों उसकी फीलिंग के साथ वो खेल रहा है, क्यों वो उसके साथ ऐसा कर रहा है। क्या ईवो को समझ नहीं आ रहा क्या वो ईवो क्या जान को मारना चाहता है? हाँ, जान की दिल की धड़कनें कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं कि कहीं जान को हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला। अचानक से जान के माइंड में ये चीज़ आते ही जान फिर से ईवो को दूर धक्का देता है और एक और थप्पड़ जान से ईवो के गाल पे मारते हुए कहता है, मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो मुझसे। ये सब चीज़ देखकर ईवो को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोबारा से जान के पास जाकर कहता है, तुमने फिर से मुझे थप्पड़ मारा। इस बार वो को किस करता है उसके लिप्स पर, थोड़ा सॉफ्टली। ये किस ज़्यादा हॉट नहीं था, मतलब ये थोड़ा स्वीट सा, क्यूट सा किस था, बस छोटा सा, जिस चीज़ से जान की आत्मा, उसे ऐसा लग रहा था उसका शरीर छोड़ चुकी। जान बस वहाँ आंखें बड़ी करके खड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसको सबसे अच्छा तरीका लगा कि भाग जाओ यहाँ से ईवो के सामने से, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ईवो जिस तरीके से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा है, वो उसके अंदर झांक रहा है। इसीलिए जान वहाँ से ईवो को दूर धक्का देता है और बिना पीछे देखे हुए वहाँ से ऐसे भाग जाता है जैसे कि जान ने भूत देख लिया। और जान को ऐसे वहाँ से भागते हुए देखकर ईवो बस मुस्कुराते हुए जान की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ जान बस बिना किसी की तरफ देखे हुए सीधा अपने रूम की तरफ भाग जाता है और अपने रूम में आकर डोर लॉक करके बेड पे बैठ जाता है। उसका पूरा फेस बिल्कुल रेड हो गया था, उसके कान, उसकी नेक, सब कुछ रेड हो चुकी थी। उसका दिल इतनी ज़्यादा तेज़ धड़क रहा था जैसे कि मानो अभी उसके सीने से बाहर आकर ब्लास्ट हो जाएगा।
जान बस बेड पर बैठा हुआ था, अपने दिल पर हाथ रखकर। फिर वो धीरे से अपना एक हाथ अपने लिप्स पे ले जाता है और अपने लिप्स को छूने लगता है और सोचते हुए कहता है, उसने 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 मुझे उसने मुझे किस किस किया, किस मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मुझे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे मुझे क्या क्या फील हो रहा है, और मैं क्या दिमाग में मैं चाहता था कि वो दोबारा से मुझे नहीं 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 मैं ऐसे नहीं सोच रहा, मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं नहीं चाहता वो मुझे दोबारा से किस करे, नहीं 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 मैं नहीं चाहता वो दोबारा मेरे पास आए, मैं उसे देखना नहीं चाहता, नहीं 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 मैं कुछ नहीं सोच रहा। ये कहता हुआ बस वो जहान बेड से उठता है और इधर से उधर अपने रूम में इधर से उधर चलने लगता है। फिर वो आकर बेड पे बैठ जाता है, फिर लेट जाता है, फिर पिलो को कस के पकड़ लेता है, फिर छोड़ देता है, फिर से उठकर बेड पे बैठ जाता है और फिर रूम में इधर से उधर घूमने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा बेचैन था। फिर वो थोड़ा सा खुद को शांत करता है, बाथरूम जाता है, अपने मुंह पर पानी डालता है, फिर वापस से रूम में आकर बेड पे बैठ जाता है और फिर कुछ देर बाद वो बेड पे लेट जाता है और फिर आंखें बंद करके ईवो के बारे में ही सोचने लगता है। क्योंकि जैसे ही वो आंखें बंद कर रहा था, ईवो का वही मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। लेकिन जान ईवो को अपने माइंड से जैसे तैसे जोर ज़बरदस्ती से निकालता है कुछ देर के लिए और फिर आंखें बंद करके और कुछ देर तक अपने बेड पर यूं ही ऐसे ही लेटा रहता है। कुछ देर बाद वो उठकर बैठ जाता है। लगभग पूरा दिन जहान अपने कमरे में ही रहा था, मतलब लंच टाइम तक। लंच टाइम में वो अपने रूम से बाहर आता है। क्यों? क्योंकि उसके पेट के चूहे बहुत ही ज़्यादा उसके पेट में तूफान मचा रहे थे। अगर उसने और कुछ देर तक कुछ नहीं खाया तो उसके पेट के चूहे उसके पेट से बाहर आ जाएंगे। इसीलिए कुछ खाने के लिए, अपने पेट के चूहों को शांत करने के लिए वो रूम से बाहर आया था। जब जान डाइनिंग टेबल पर पहुंचता है तो देखता है मिसेस वी पहले से ही वहां पर फूड सेट कर रही हैं और कुछ सर्वेंट भी उनका साथ दे रहे हैं। तो विजान वहां जाकर चेयर पे बैठता है और मिसेस वी की तरफ देखकर कहता है, मॉम मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खाने के लिए दे दीजिए। विजान को देखकर मिसेस वी स्माइल करती हैं और कहती हैं, बस अभी 2 मिनट रुको, मैं बस अभी परोस रही हूँ। ये कहकर वो सारा का सारा खाना सेट करने लगती हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर वी भी आ जाते हैं और उनके साथ साथ ईवो, जो कि आते ही वैसे ही पहले की तरह स्माइल करते हुए जान की तरफ देखने लगता है। और दूसरी तरफ जान जैसे ही ईवो को देखता है, वो उसके स्माइल करते हुए लिप्स को देखता है, ऑटोमेटिकली उसे उसका और ईवो का वो किस याद आ जाता है, जिसे याद करते ही जान के कान धीरे धीरे रेड हो गए। उसके दिल की धड़कनें फिर से बेकाबू हो रही थी और उसका ये सब देखकर मुंह बन गया। वो ईवो को मुंह बनाते हुए देखने लगा। उसे गुस्सा आ रहा था, शायद गुस्सा आ रहा था, गुस्सा ही आ रहा था। तो पर ईवो वो ये सब इग्नोर करता है और जाकर जान के पास वाली चेयर पे बैठ जाता है, जो देखकर जान उसे गुस्से में कहता है, यहाँ मत बैठो, दूसरी चेयर पे जाकर बैठो। तो ईवो कहता है, नहीं मैं तो यहीं बैठूँगा, मुझे ये चेयर ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है, मैं तो यहीं बैठूँगा। ये सुनकर जान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ईवो को घूरने लगता है, जो देखकर मिसेस वी कहती हैं, जान बैठने दो ना उसे, वो जहाँ बैठना चाहता है, चलो अब खाना स्टार्ट करो, ठीक है। पर जान अभी भी गुस्से में ईवो को देख रहा था, जो सब देखकर मिसेस वी कहती हैं, जान अभी तो तुम कह रहे तुम्हें भूख लग रही है, हाँ अब उसे ऐसे घूरना बंद करो और खाना खाओ। तो जान अपने खाने पर फोकस करता है, ईवो को इग्नोर करते हुए। जो चीज़ ईवो को बर्दाश्त हो जाए ऐसे कैसे, तो वो नीचे से अपना हाथ ले जाकर जान की थाइस पर रख देता है। जिस चीज़ से जान का चलता हुआ मुंह रुक गया, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उसका हाथ भी कांपने लगा। और उसको ऐसे देखकर मिसेस वी कहती हैं, जान बेबी क्या हुआ, रुक क्यों गए, खाना खाओ।
ये सब सुनकर जान अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, हाँ 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 मॉम। जान की आवाज़ अटक रही थी, जो देखकर मिसेस वी कहती हैं, जान बेबी सब ठीक है ना, क्या हुआ? तो जान कहता है, कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं। फिर वो ईवो की तरफ देखने लगता है गुस्से में और अपनी आंखों से ही उसे इशारा कर रहा था उसका हाथ हटाने के लिए, पर ईवो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, वो तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ सच में। वो तो आराम से बस अपना लंच एंजॉय कर रहा था। हाँ, और जहान उसे ऐसे गुस्से में देख रहा था कि मतलब ये शख्स ऐसे कैसे बैठा है जैसे कि कुछ नहीं हुआ। क्या कर रहा है ये? अगर जहान को बस चले ना तो वो इस शख्स को इतना मारे, इसके जो मुंह पर हमेशा से स्माइल चिपकी रहती है ना, इसको हटाकर एक तरफ फेंक दे और इसे क्या करे जहान, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से उस ईवो की पकड़ जैसे जैसे जहान के थाइस पर बढ़ रही थी, वैसे वैसे जहान की हालत ख़राब हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कहाँ फोकस करे, किस चीज़ पर ध्यान दे। लेकिन मिसेस वी की फिर से आवाज़ आती है, जहान खाना स्टार्ट करो। तो जहान सब कुछ इग्नोर करते हुए, हालांकि उसके लिए ये सब चीज़ बहुत मुश्किल थी, लेकिन फिर भी सब कुछ इग्नोर करके अपने खाने पर फोकस करता है। बहुत मुश्किल से वो अपना खाना खा रहा था। उसके मुंह से, गले से बहुत ही मुश्किल से निवाला उतर रहा था। बहुत ही मुश्किल से धीरे धीरे वो अपना खाना फिनिश करता है और फिर अचानक से झटके से खड़ा होता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, मॉम डैड मेरा हो गया, और फिर वहाँ से चला गया। ईवो ये सब देखकर स्माइल कर रहा था। ईवो को जहान की हरकतें बहुत ही ज़्यादा मज़ा दिला रही थी। उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था जहान को ऐसे देखकर। ईवो लगभग 15 दिनों तक ऐसे ही जहान को तंग करता रहा। धीरे धीरे जहान को ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगी, कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लगी। लेकिन फिर भी वो हर बार ईवो से ऐसे ही गुस्से में दूर भाग जाया करता था, मुंह बनाकर। वो कैसे मान ले कि अब ईवो को वो पसंद करने लगा है? नहीं, उसे अभी भी ईवो पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो हर बार ईवो से दूर भागता गुस्से में, और ईवो हर बार उसके पास जाता, उसे चिढ़ाता, उसे इतना तंग करता कि ईवो जहान को गुस्सा आ जाए। ईवो को जहान का वो गुस्से वाला फेस कुछ ज़्यादा ही पसंद था, जिस वजह से उसने जहान के कई थप्पड़ खा चुके हैं अब तक। लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। हर बार जहान के पास जाता है, उसे उस हद तक परेशान करता है कि जहान हर बार उसे गुस्से में थप्पड़ मारकर वहाँ से चला जाता है। और जहान को भी ये सब कुछ अब अच्छा लगने लगा है। आज जहान फिर से उसी गार्डन में, उसी पेड़ के पास बैठा हुआ था जिसके पास ईवो ने उसे पहला किस किया था। जहान वहाँ बैठा हुआ था, तभी उसे गन्स फायरिंग की आवाज़ आती है, जो सुनकर जहान तुरंत खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है जिस तरफ उसके डैड थे। वो समझ गया था कि ये हमला उसके डैड के लिए ही हुआ है, क्योंकि अक्सर उसके डैड के लिए हमले होते रहते हैं। तो जहान तुरंत दौड़कर अपने डैड के पास जाना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर ईवो आ गया, जो कि जहान को पकड़ लेता है और कहता है, तुम उस तरफ मत जाओ, तुम्हारे डैड सब कुछ हैंडल कर लेंगे। लेकिन जहान ईवो को धक्का देते हुए कहता है, नहीं, मुझे वहाँ जाना है, मेरे डैड अकेले हैं। तुम्हें ये सब गन्स फायरिंग सुनाई नहीं दे रही ना? मेरे डैड पर हमला हुआ है, मैं उन्हें ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूँ? मुझे वहाँ जाने दो, छोड़ो मुझे ईवो। अब तक जहान को ईवो का नाम पता चल चुका था, जाहिर सी बात है, 15 दिन हो चुके हैं ईवो के साथ रहते रहते। लेकिन ईवो जहान को नहीं छोड़ रहा था। जहान लगातार ईवो से छूटने की कोशिश कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था ईवो पर। तभी जहान के पीछे एक बंदा आ जाता है, जो जाहिर सी बात है जहान के गार्ड से या फिर उसके डैड की गार्ड में से कोई नहीं था, वो कोई हमलावर में से एक था। और ये बात ईवो को भी पता चल गई। वो शख्स जहान पर शूट कर देता है, जो चीज़ देखकर ईवो तुरंत घूम जाता है और वो गोली ईवो का आकर लग जाती है। जैसे ही जहान ये सब देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो अपनी ही जगह पर फ्रीज हो गया था। तभी उसे दिखाई देता है कि ईवो का शरीर वो ढीला पड़ रहा है, वो नीचे गिर रहा है। तो जहान तुरंत ईवो के तरफ झुकता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता और ईवो ज़मीन पर गिर जाता है और ईवो की बॉडी से खून निकलने लगता है। जो सब चीज़ देखकर जहान बहुत ज़्यादा डर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए कहता है, ईवो ईवो, तुम्हें क्या हुआ? अब आँखें खोलो, आँखें खोले रखना, आँखें बंद मत करना,
मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, आगे खोले रखो, प्लीज़ 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 मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़कर, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। जहान बस लगातार ईबो को पकड़कर रोए जा रहा था। वो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। वो उस जख्म पर अपना हाथ रख रहा था ताकि खून ना निकले, पर खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सब देखकर मिस्टर वी भी वहाँ आ जाते हैं और उस बंदे को गोली मार देते हैं जो उसने ईबो पर गोली चलाई थी। फिर वो जहान के कंधे पर हाथ रखते हैं। जैसे ही जहान उन्हें देखता है वो तुरंत कहता है, डैड इसे कहिए ना ये अपनी आँखें खोले, ये ऐसे क्यों लेटा है, इसे कहिए ना, डैड इसे उठाइए ना, प्लीज़ इसे उठाइए ना। फिर वो ईबो की तरफ देखकर कहता है, उठ जाओ ना, प्लीज़ उठ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। जहान बस लगातार रोए जा रहा था। जो सब देखकर मिस्टर वी कहते हैं, जहान रोना बंद करो, हमें उसे अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। जहान ओटी के बाहर घुटने पर बैठा हुआ था। वो बस लगातार रोए जा रहा था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लगभग 2 घंटे से डॉक्टर ईबो को ऑपरेट कर रहे थे और वो अभी तक बाहर नहीं आए थे। जहान बेचैनी के साथ सामने देख रहा था। तभी कुछ देर बाद वहाँ से डॉक्टर बाहर आते हैं और जहान उन्हें देखकर तुरंत उनकी तरफ दौड़ता है। बाकी सब लोग भी वहाँ दौड़ते हैं। हाई क्वान, मिस्टर लैन, मिसेस लैन और मिस्टर वी, मिसेस वी, सब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जहान सबसे पहले डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर वो ठीक है ना, वो ठीक है ना? तो डॉक्टर कहते हैं, हाँ वो ठीक है। हालांकि गोली उनके दिल को छूकर निकल गई, लेकिन फिर भी वो ठीक है और कुछ घंटों में उन्हें होश आ जाएगा और सब कुछ ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। ये सुनकर अब कहीं जाकर जहान थोड़ी सांस लेता है और वो वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जो सब देखकर मिसेस वी उसे हक कर लेती हैं। मिस्टर वी भी अपने बेटे को संभालने की कोशिश कर रहे थे। मिसेस लैन मिस्टर लैन को हक कर लेती हैं और रोते हुए कहती हैं, फाइनली वो ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी हस्बैंड, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मिस्टर लैन उन्हें संभालते हुए कहते हैं, वो ठीक है, अब वो ठीक है, शांत हो जाओ। और वहीं हाई क्वान को चैंग संभाल रहा था, जो कि शायद एक दूसरे के साथ है, हाँ शायद हाई क्वान को चैंग संभाल रहा था। ये सब लोग वहाँ खड़े हुए थे। तभी मिसेस लैन डॉक्टर की तरफ देखकर कहती हैं, डॉक्टर क्या मैं उसे देख सकती हूँ, उसे मिल सकती हूँ? तो डॉक्टर कहते हैं, हाँ आप उनसे मिल सकती हैं। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तो मिसेस लैन अंदर ईबो के पास जाती हैं। कुछ देर बाद वो बाहर आती हैं और फिर जहान वहाँ अंदर जाता है और फिर वो ईबो को देखता रहता है। लगभग 48 घंटे हो चुके हैं। ईबो अभी तक होश में नहीं आया, वो अभी भी बेहोश है। और ये सब देखकर जहान बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। वो ईबो को हाथ पकड़कर उसके पास बैठा था और वो धीरे से कहता है, उठ जाओ, कब तक सोते रहोगे? हाँ, 48 घंटे 17 मिनट और 52 सेकंड हो चुके हैं। क्या तुम थके नहीं हो? कब से सो रहे हो? उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ और देखो मेरी तरफ, अपनी आंखें खोलो और वैसे ही मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखो। वादा करता हूँ इस बार मैं गुस्सा नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे वैसे ही छुओ जैसे छूते हो। वादा करता हूँ इस बार तुमसे दूर नहीं भागूंगा। प्लीज़ उठ जाओ ना ईबो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें ऐसे देखकर। प्लीज़ मुझे ऐसे परेशान मत करो, मुझे ऐसे तंग मत करो। प्लीज़ उठ जाओ ना। आई प्रॉमिस इस बार मैं तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा, तुमसे दूर नहीं भागूंगा। प्लीज़ उठ जाओ ना। तो ईबो धीरे धीरे से आंखें खोलते हुए हल्के से कहता है, सच में तुम सच कह रहे हो ना? तुम अब मुझसे नाराज़ नहीं होगे ना? मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे और मुझसे दूर भी नहीं भागोगे ना? सच बताओ, वादा करो मुझसे कि तुम सच कह रहे हो। ये सुनकर जहान तुरंत सर उठाकर ईबो की तरफ देखता है तो देखता है कि ईबो मुस्कुराकर उसी की तरफ देख रहा है। जैसे ही जहान ये देखता है कि ईबो को होश आ गया, वो तुरंत ईबो को हक कर लेता है बहुत ही ज़्यादा टाइटली और कहता है, यू इडियट, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी।
कितना डर गया था मैं तुम्हें वैसे देखकर। हाँ, क्या ज़रूरत थी तुम्हें वो करने की? क्या ज़रूरत थी मेरे सामने आने की और मेरे हिस्से की गोली खुद पर लेने की? क्या ज़रूरत थी? हाँ, अगर तुम्हें मरना ही था ना तो तुम मुझे बता देते, मैं खुद तुम्हें गोली मार देता। ये कहता हुआ जान बस ईबो को कसे जा रहा था। और वहीं ईबो को तो यकीन ही नहीं हो रहा था क्या ये उसका बनी है, और वो इतना ज़्यादा प्यार लुटा रहा है ईबो पर। ये चीज़ ईबो के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी। बस मतलब उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आँख खोलते ही उसके हाथ में डायमंड ला कर रख दिया, और उसकी खुशी ईबो के चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। ईबो बस स्माइल किए जा रहा था और वही जान बड़बड़ाते हुए कह रहा था, तुमने एक बार भी नहीं सोचा वो सब करने से पहले मेरे बारे में? मेरा क्या होता हाँ अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं तुमसे नफरत करता हूँ ईबो, आई हेट यू। ईबो ये सुनकर अपनी पेनफुल वॉइस में कहता है, आई लव यू जान, आई लव यू सो मच। ये सुनकर जान तुरंत ईबो के चेस्ट पर हल्के से हाथ मारते हुए कहता है, बकवास बंद करो अपनी, जान निकाल दी थी तुमने मेरी। जैसे ही जान ईबो के चेस्ट पर मारता है, ईबो कराते हुए कहता है, जान दर्द हो रहा है। जैसे ही जान ये देखता है वो तुरंत उठ के बैठते हुए कहता है, सॉरी तुम ठीक हो? तो ईबो मुस्कुराने लगता है। सो देखकर जान कहता है, तुम मुस्कुरा रहे हो अभी भी? लेकिन ईबो बस मुस्कुराते हुए बिल्कुल पहले की तरह, जैसे वो पहले जान को देखता था वापस से वैसे ही देख रहा था। ये सब देखकर अब कहीं जान थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। वो बस चुपचाप वहीं बैठे ईबो की तरफ देखता रहता है। कुछ देर बाद वहाँ पर डॉक्टर आते हैं, बाकी सब लोग भी आते हैं, ईबो से मिलते हैं, और कुछ देर बाद डॉक्टर ईबो को दवा खिलाकर उसे सुला देते हैं। 2 दिन हो चुके थे। जान ने इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा ईबो का ख्याल रखा था। वो 1 मिनट के लिए भी ईबो से दूर नहीं गया था, और ये सब चीज़ ईबो को अच्छी नहीं लग रही थी। नहीं, उसे बहुत बहुत अच्छी लग रही थी। उसे अपने बनी को ऐसे देखकर, अपना ख्याल रखते देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस वक्त तो वो खुद को 7वें आसमान पर महसूस कर रहा था। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो तो बस मुस्कुराते हुए हर वक्त जान को देखता रहता था। इन 2 दिनों में उसका दर्द भी थोड़ा कम हो गया था, उसे थोड़ा पहले से बेहतर महसूस हो रहा था। जान उसके पास ही बैठा था। तभी जान घड़ी में देखता है तो ईबो की मेडिसिन का टाइम हो गया था, इसीलिए जान उठकर वहाँ से थोड़ा दूर टेबल पर रखे हुए फलों की तरफ जाने लगता है, जो देखकर ईबो तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो मुझे ऐसे अकेला छोड़कर? तो जान कहता है, कहीं नहीं जा रहा हूँ बाबा, बस वहाँ से फल लेने जा रहा हूँ ताकि तुम्हें खिला सकूँ और तुम्हें दवा दे सकूँ, मेडिसिन दे सकूँ। ये सुनकर ईबो उसका हाथ छोड़ देता है। फिर जान उस टेबल से फल उठाकर लाता है और वापस ईबो के पास आकर बैठ जाता है। उसे धीरे धीरे फल खिलाने लगता है। ईबो भी बिल्कुल बच्चों की तरह जान के हाथों से ही फल खाने लगता है। कुछ देर बाद जान उसे मेडिसिन देता है और फिर वहीं पर बैठ जाता है। तभी एक नर्स आती है और जान से कहती है, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं मिस्टर वी। ये सुनकर जान ईबो की तरफ देखता है। ईबो नहीं चाहता था कि जान उसे छोड़कर जाए, लेकिन जाना तो था ही। तो जान ईबो की तरफ देखते हुए उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए बिल्कुल बच्चों की तरह और कहता है, मैं बस कुछ देर में आया, तुम यहीं रुकना, ठीक है? तो ईबो मुंह बनाते हुए कहता है, मत जाओ ना। तो जान कहता है, मैं बस कुछ देर में आ जाऊँगा, बस कुछ मिनट में, ठीक है? और फिर वो वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर ईबो से मिलने ईबो के दोस्त आ जाते हैं, हाउशवान, जिली और हेपिंग। हाउशवान ईबो को देखकर कहता है, कैसे हो पैडी? तो ईबो कहता है, मैं ठीक हूँ। तो हेपिंग कहता है, अच्छा, तो फिर मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी ठीक हो गए हो। तो जिली कहता है, अरे हाँ, उसके पास उसकी स्पेशल मेडिसिन जो है ना, इसीलिए। सब लोग ईबो की टांग खींच रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये सब देखकर ईबो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सब बकवास बंद करो अपनी। फिर सब लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा कंसर्न के साथ ईबो से पूछते हैं, बडी तुम ठीक हो ना? तो ईबो कहता है, हाँ यार मैं ठीक हूँ, तुम लोग परेशान मत हो, सब ठीक है। ईबो की बात सुनकर हाउशवान ईबो के बेड पर वहीं जगह बनाकर बैठते हुए कहता है, ये सब तो ठीक है ईबो, पर अब तुम आगे क्या करने वाले हो? ये सुनकर ईबो कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? तो हाउशवान कहता है, जिन लोगों ने तुम पर हमला किया था उसके टीम लीडर को मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की,
पर वो पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गया। वो हमें कहीं नहीं मिल रहा। मैंने उसे बहुत ढूंढा। ये सुनकर वो तुरंत गेट की तरफ देखता है और कहता है, हाउसवान, यहाँ पर ये सब मत बोलो, वो यहीं पर है। अगर उसने ये सब सुन लिया ना तो मेरी खैर नहीं, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। जैसे ही हैपिंग ईवो की ये बात सुनता है, वो हंसते हुए कहता है, ओह माय गॉड, ब्लैक ड्रैगन, द माफिया किंग, अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड, वो जिसके सामने लोग आने से डरते हैं, वो किसी के गुस्से से डर रहा है। इंटरेस्टिंग। ये सुनकर ईवो कहता है, अरे यार, तुम लोगों को पता नहीं है वो कितना ज़्यादा डेंजरस है, उसका गुस्सा कितना ज़्यादा डेंजरस है। ये सुनकर जिली कहता है, ईवो जिसके सामने, जिसके गुस्से से लोग डरते हैं, वो किसी के गुस्से से डरता है। तो हाउसवान कहता है, जिली और हैपिंग की तरफ देखकर, लगता है डेविल की डार्लिंग कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। तो ईवो कहता है, अरे यार, तुम लोगों को पता नहीं है उसका गुस्सा कितना ज़्यादा डेंजरस है, और वो गुस्से में कितना ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, उसके हाथ पर कितने चलते हैं। वो कई बार मुझे पीट चुका है और मैं उससे ज़्यादा मार नहीं खाना चाहता। उसे अपने डैड का माफिया होना ही पसंद नहीं है। अगर उसे पता चला कि मैं भी माफिया हूँ, बल्कि उसके डैड से भी ऊपर हूँ, तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेगा। प्लीज़, अभी मैं नहीं चाहता कि उसके सामने ये सब ऐसे आए। मैं खुद उसे एक दिन सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तब तक प्लीज़ कोशिश करना उसके सामने मेरी सच्चाई ना आए। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं अभी इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। अगर उसे पता चल गया ना मैं माफिया किंग हूँ, द ब्लैक ड्रैगन, तो सच बता रहा हूँ, वो मुझे जान से मार देगा। ईवो की ये सब हालत देखकर, उसकी हरकतें देखकर ईवो के दोस्त बस हंस रहे थे। हाउसवान उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, ईवो, तुम कितनी ज़्यादा नौटंकी कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो यार, तुम एक माफिया किंग हो, कैसी हरकतें कर रहे हो। ये सुनकर ईवो कहता है, मैंने कहा ना ये सब बोलना बंद करो। तभी वहाँ पर जहान आता है और ईवो को और उसके दोस्तों को देखकर वो बस चुपचाप वहीं गेट पे खड़ा होकर इन सबको देखने लगता है, और उसकी आंखें ऑटोमेटिकली डार्क हो गई थी हाउसवान को देखकर, जो कि ईवो के साथ उसके पास उसके बेड पर बैठा हुआ था, और उसने ईवो का हाथ पकड़ रखा था और वो मुस्कुराते हुए ईवो की तरफ देख रहा था। ये सब देखकर जहान बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या हो रहा है यहाँ। जैसे ही हाउसवान जहान को देखता है और उसकी आंखों की तरफ देखता है ना, तो हाउसवान बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जहान की आंखों का प्रेशर ही इतना ज़्यादा था। हाउसवान तुरंत कूद कर ईवो के बेड से उतरता है और अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहता है, सॉरी, हाँ, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें गलत समझने की ज़रूरत नहीं है। हम तो बस उसके दोस्त हैं, यहाँ उससे मिलने आए थे, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सुनकर जहान एक नज़र ईवो की तरफ देखता है, जो कि थोड़ा डरा हुआ था और वो भी जहान की तरफ देख रहा था। फिर वो हाउसवान की तरफ देखता है, फिर जिली और हैपिंग की तरफ देखता है, जो कि वहीं एक साइड में ईवो के बेड के उस पार खड़े हुए थे। फिर वो काउच पर जाकर बैठ जाता है, जो कि ईवो के बेड के बिल्कुल सामने था, और फिर वो इन चारों की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों को देखकर सच में जिली, हाउसवान और हैपिंग तीनों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि जहान इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। हाउसवान अपने ही मन में कहता है, यार सच में ब्लैक ड्रैगन की डार्लिंग तो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। अब पता चला कि ब्लैक ड्रैगन उससे डरता क्यों है। फिर वो हाउसवान अजीब तरीके से हंसते हुए ईवो से कहता है, बड़ी, हम अब चलते हैं, हम तुमसे बाद में मिलने आएंगे, हाँ। फिर वो हाउसवान फिर जहान की तरफ देखता है, वो कहता है, हम चलते हैं, बाय। फिर हैपिंग, हाउसवान और जिली वहाँ से भाग जाते हैं, जैसे कि उन्होंने भूत देख लिया। हैपिंग बाहर आते हुए कहता है, यार वो सच में डेंजरस है, उसकी आंखें कितना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है उनमें। जिली कहता है, हाँ यार, अब समझ में आया ब्लैक ड्रैगन उससे डरता क्यों है, वो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है, सच में। भाग लो यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो ईवो के बाद हमारी बारी आ जाए। तो वो तीनों वहाँ से दुम दबाकर भाग गए। जहान बस वहाँ बैठा ईवो को घूर रहा था। ईवो डरते हुए कहता है, जहान। तो जहान कहता है, तुम्हें कुछ कहना है। तो ईवो कहता है, नहीं। तो जहान कहता है, ठीक है फिर सो जाओ। ईवो सोच रहा था कि क्या जहान ने कुछ सुन लिया, इसीलिए वो
कुछ देर बाद पूछता है, जान क्या तुमने कुछ सुना? तो जान कहता है, नहीं तो। क्या तुम कोई सीक्रेट बात कर रहे थे अपने दोस्तों से? तो ईवो कहता है, नहीं कुछ नहीं, वो तो बस मेरा हाल पूछने आए थे, हाँ बस, और कुछ नहीं। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। ये कहता हुआ ईवो लेट गया। वो अपने मन में ही सोचता है, क्या करूँ मैं? क्या उसे बता दूँ कि मैं कौन हूँ? क्या वो नाराज़ होगा? क्या वो गुस्सा करेगा? क्या करूँ मैं उसे बताऊँ या ना बताऊँ? हाँ ईवो, एक बार तू हॉस्पिटल से निकल कर घर पहुँच जाए, फिर शायद उसे बता देना, वरना अगर अभी तूने उसे बताया ना तो तेरी खैर नहीं। इसीलिए ईवो चुपचाप वहीं पर लेट गया। और वहीं जान कुछ देर तक ईवो को ऐसे ही देखता रहता है। फिर वो वहीं से एक मैगज़ीन उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। लगभग 1 हफ्ते बाद जब ईवो थोड़ा ठीक हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और जान ईवो को लेकर अपने घर अपने रूम में आ जाता है। उसने 1 हफ्ते लगभग ईवो का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। अब ईवो को हॉस्पिटल से आए भी 1 हफ्ता हो चुका था। जान हमेशा ही ईवो का स्पंजबाथ किया करता था, लेकिन आज ईवो प्रॉपरली नहाने के लिए ज़िद कर रहा था, जिसके लिए जान उसे मना कर रहा था। जान कहता है, ईवो नहीं, अभी तुम अच्छे से ठीक नहीं हुए हो, तुम्हारा घाव अभी भी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए अभी तुम नहीं नहा सकते। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा स्पंजबाथ कर दूंगा, बस, और कुछ नहीं। तो ईवो कहता है, नहीं मैं ठीक हो चुका हूँ जान, देखो मैं ठीक हो चुका हूँ, मुझे नहाना है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, प्लीज़। पर जान उसकी नहीं मान रहा था। तो ईवो कह रहा था, ठीक है, मैंने कहा ना, मुझे ये स्पंजबाथ नहीं कराना, मुझे नहाना है। तो जान थक हार कर डॉक्टर को कॉल करता है और उनसे इस बारे में पूछता है। तो डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, ईवो नहा सकता है और वो भी ठीक है, पर वो ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रुक सकता। तो जान ईवो को लेकर बाथरूम में जाता है। ईवो बहुत ज़्यादा खुश था। ईवो तुरंत बाथरूम में जाकर अपने कपड़े उतार देता है। ईवो बिल्कुल नेकेड हो चुका था और जाकर एक स्टूल पे बैठ जाता है और जान से कहता है कि उसे नहलाए। और वही जान की तो हालत ख़राब हो रही थी। ईवो को ऐसे पूरा का पूरा नेकेड देखकर ईवो ने अपनी अंडरवियर तक उतार दी थी। वो बिल्कुल नेकेड बैठा हुआ था और वही जान की तो सांसें अटक रही थी। उसके लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था ईवो को स्पंजबाथ कराना, लेकिन अब तो ईवो बिल्कुल नेकेड था और अब तो जान की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और वहीं ईवो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा था और इस सबसे अनजान बनने की पूरी कोशिश कर रहा था। ईवो वहाँ बैठा हुआ बिल्कुल मासूमियत से बच्चों की तरह कहता है, जान मुझे नहलाओ ना। तो जान अपने कांपते हाथों से आगे बढ़ता है और ईवो को नहलाने लगता है। वो उसके अच्छे से बाल धोता है, उसको अच्छे से नहलाता है और फिर कुछ देर बाद उसे लेकर बाहर आने लगता है। तो ईवो कहता है, नहीं मुझे और नहाना है। तो जान कहता है, नहीं अब तुम नहीं नहाओगे, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रहना है, मैंने तुम्हें नहाने की परमिशन दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आधा घंटा 1 घंटा पानी में बैठोगे, ठीक है, तुमने नहा लिया, अब चलो बाहर। ये कहकर जान ईवो को बाहर ले आता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जान की पूरी नेक, उसके कान, उसके गाल, सब कुछ रेड हो रखा था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ये सब देखकर ईवो जान को पीछे से हक करते हुए कहता है, जान अब मैं ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। ये कहकर ईवो जान के नेक पर धीरे धीरे सॉफ्टली किस करने लगता है। जो ये चीज़ महसूस करे कि जान की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो सॉफ्टली ईवो को खुद से धक्का देते हुए दूर करते हुए कहता है, ईवो ये तुम क्या कर रहे हो? अभी हम ये सब नहीं कर सकते। तुम्हारी हालत अभी इतनी भी अच्छी नहीं हुई है। तुम्हारा ये घाव अभी भी ठीक से अच्छा, मतलब ठीक नहीं हुआ है ये अभी से। तो ईवो जान को घुमाकर उसे सामने से हक करके उसके कान पर हल्के से लिक करते हुए कहता है, जान मैं ठीक हूँ और मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, अब तो मुझे चाहिए प्रॉपरली। आई लव यू जान, आई लव यू। ये सुनकर जान बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो पूरा सिमट गया था, उसकी पूरी बॉडी कांप गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो
ईवो को रोकना भी चाहता है और नहीं भी रोकना चाहता। वो चाहता है कि ईवो रुक जाए और ये भी चाहता है कि ईवो आगे बढ़े। इसीलिए वो हाथ चुपचाप खड़ा हुआ था। वो धीरे से कहता है, ईवो प्लीज़, हम अभी ये सब नहीं कर सकते। पर ईवो रुक नहीं रहा था। वो लगातार जहान की कभी नेक पर तो कभी उसके कान पर सॉफ्टली किस किए जा रहा था, जो सब चीज़ जहान को धीरे धीरे बेकाबू कर रही थी। तो ईवो उसे कहता है, सान मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। ये कहकर ईवो जहान को गोद में उठा लेता है। जो सब चीज़ देखकर जहान तुरंत होश में आते हुए कहता है, अरे मुझे नीचे उतारो, तुम्हारा जख्म वो खुल सकता है, मुझे नीचे उतारो, तुम मुझे ऐसे कैसे उठा सकते हो, ईवो मुझे नीचे उतारो। पर ईवो उसे नहीं उतारता। वो उसे ले जाकर बेड पे धीरे से बिठाता है और उसे धीरे से धक्का देकर उसे बेड पे लेटा देता है। और फिर उसके ऊपर आते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र करना बंद करो, मैं अब और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, अब मुझे तुम चाहिए। ये कहता हुआ ईवो जहान के लिप्स पर किस करने लगता है, बहुत ही रफली हॉटली उसे टच करने लगता है। जहान बस पॉइंट करते हुए कहता है, ईवो रुक जाओ, ये सब हम अभी नहीं कर सकते, रुक जाओ ईवो। पर ईवो रुक ही नहीं रहा था। वो बस लगातार जहान को हॉटली टच किए जा रहा था। ईवो तो पहले से ही नेकेड था, उसके कमर पर बस टॉवल बंधा हुआ था और वो धीरे धीरे जहान को भी नेकेड करने लगता है। उसके शर्ट के बटन खोलता है और फिर उसे किस करने लगता है, उसकी चेस्ट पर किस करने लगता है, उसकी पूरी बॉडी पर टच करने लगता है, हॉटली टच करने लगता है। और जहान अब धीरे धीरे बेकाबू हो रहा था। वो बस ईवो के नाम से मौन किए जा रहा था। जहान ईवो को रोकना चाहता था, नहीं, वो भी चाहता था कि वो उसे टच करे। इसीलिए जहान खुद को और ज़्यादा ना कंट्रोल करते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ाकर ईवो के गले में डालते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे रफली किस करने लगता है, जो सब देखकर ईवो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और जैसे ही ईवो किस करते हुए स्माइल करता है, जहान तुरंत उसके लिप्स पर बाइट कर लेता है। जहान को याद है ये वही लिप्स हैं जो हमेशा स्माइल करते हुए उसको चिढ़ाते रहते हैं। इसीलिए जहान उन लिप्स पर बाइट कर लेता है। और जैसे ही जहान ईवो के लिप्स पर बाइट करता है, ईवो की स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और वो और भी ज़्यादा रफली, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली, रफली, हार्डली जहान को टच करने लगता है, जहान को किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। वो जहान की पूरी बॉडी को हॉटली टच करने लगता है, जहान की प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है। जहान को वो कुछ ही देर में पूरा नेकेड कर देता है और फिर जहान को प्रिपेयर करने लगता है। जहान गहरी गहरी सांसें लिया जा रहा था, बस ईवो का नाम लेकर मौन किया जा रहा था और ईवो बस जहान को देख रहा था, निहार रहा था, उसकी बॉडी को एडमायर कर रहा था। कुछ देर बाद ईवो जहान के अंदर एंटर करता है। जहान की तो चीख निकल गई थी, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो ईवो जहान की हालत देखकर उसे धीरे धीरे किस करने लगता है, धीरे धीरे हॉटली टच करने लगता है। उसे कंफर्ट करने के लिए ईवो जहान को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब जहान को थोड़ा अच्छा महसूस होता है तो ईवो आगे बढ़ता है और फिर उन लोगों की नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ईवो लगभग 4 राउंड तक लगातार जहान से प्यार करता रहता है। 4 राउंड हो जाने के बाद जहान ईवो को खुद से दूर धक्का देते हुए कहता है, बस करो ईवो, और कितना, अब मैं थक गया हूँ, प्लीज़ अब मैं थक गया हूँ, और मैं और नहीं करना चाहता। ये कहता हुआ जहान ईवो से दूर जाने लगता है। तो ईवो जहान को अपनी तरफ खींच कर उसे हक करते हुए कहता है, तुम मुझसे दूर कहाँ जा रहे हो, ठीक है अब मैं और आगे नहीं बढ़ूँगा, बस करता हूँ, ठीक है मैं रुक जाऊँगा, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। लेकिन तभी जहान रुआसी आवाज़ में कहता है, ईवो तुम्हारा लिटिल ब्रदर वो फिर से एक्टिव हो रहा है, प्लीज़ मुझे और नहीं करना, मैं थक गया हूँ। ये सुनकर और ईवो की हालत, जहान की हालत देख कर ईवो कहता है, मैं क्या करूँ जहान डार्लिंग, मैं ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, अब मैं और ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है बस तुम मुझे हक करो और उसको इग्नोर करते हुए सो जाओ। तो जहान डरते हुए ईवो को हक करता है और फिर वो लोग सो जाते हैं, क्योंकि वो लोग सच में थक गए थे।
आधी रात को लगभग 3 बजे अजान की नींद खुलती है तो वो देखता है कि ईबो ने उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक कर रखा है और वो लगभग पूरा अजान के ऊपर ही आकर सो रहा है। ये सब देखकर अजान हल्के से स्माइल करता है और ईबो की पकड़ से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो की पकड़ से निकलना इतना भी आसान नहीं था। अजान बहुत ही मुश्किल से जैसे तैसे ईबो की पकड़ से बाहर निकलता है और फिर लड़खड़ाते हुए बाथरूम में जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा अपनी कमर में पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। वो फिर भी स्माइल करता है। फिर बाथरूम में जाकर कुछ देर बाद वो बाहर आता है और फिर अपने कपड़ों को पहनता है और अपने रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ दूर चलकर वो एक खाली से मतलब अपनी सीढ़ियों के नीचे से एक रास्ता जाता है जहाँ से बेसमेंट की तरफ वो निकल जाता है। उसके बेसमेंट में अंधेरे कमरे में एक आदमी चेयर पे बंधा हुआ था। सान उस आदमी के सामने जाकर एक और चेयर पे बैठ जाता है और वहीं पर उसका गार्ड हान भी खड़ा हुआ था। जहान उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुमने इसकी सर्विस अच्छे से की? तो हान कहता है, जी लिटिल बॉस, आप देख सकते हैं। तो जहान उस आदमी की तरफ देखता है। उस आदमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट्स लगे हुए थे। जहान उस आदमी की तरफ देखकर कहता है, इसे होश में लाओ। तो हान तुरंत उस आदमी के मुंह पर पानी डालता है। जैसे ही उस आदमी के चेहरे पर पानी पड़ता है वो तुरंत चौंक कर उठ जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है। तो जहान उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा डार्कली उस आदमी को घूर रहा था। जैसे ही वो आदमी जहान को देखता है वो तुरंत गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये सुनकर जहान कहता है, जाने दूँ? ऐसे कैसे जाने दूँ? तुमने मेरे प्यारों को छुआ, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना, तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँगा? इतनी आसानी से तो नहीं। वो बंदा फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। पर जहान को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी बॉडी के हर एक हिस्से से खून निकल रहा था, पर जहान बस उसे डार्कली घूरे जा रहा था। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज़्यादा बड़ी गलतफहमी पाल रखी है मेरे बारे में? हाँ, तुम्हें क्या लगता है जैसा मैं दुनिया के सामने खुद को दिखाता हूँ, क्या सच में मैं वैसा हूँ? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं अगर कोई मेरी मर्ज़ी के बिना मेरी चीज़ों को भी हाथ लगाए तो मैं उसे भी बर्दाश्त नहीं करता। और तुमने तो मेरे लव को छूने की कोशिश की, मेरे डैड, मेरी फैमिली पर नज़र डाली है। ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूँ? हान, इसे तब तक टॉर्चर करो जब तक ये मर ना जाए। इसकी आखिरी सांस तक इसके एक एक नाखून को निकालो, इसके सर से बालों को नोचो, इसकी एक एक आँख निकालो, इसके एक एक कान को काटो, फिर इसके हाथों को काटो। जब तक इसकी जान ना निकल जाए तब तक इसके अंग एक एक करके इसके शरीर से अलग करते जाओ। ये सुनकर वो बंदा कांपते हुए, रोते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तो जहान बहुत ही क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, जाने दूँ? बिल्कुल जाने दूँगा। मैं तुम्हें आज़ादी करने वाला हूँ, तुम्हारे शरीर से और इस दुनिया से। हान, मैंने कहा वो करो, मुझे इसकी चीखें सुननी है। ये कहता हुआ जहान वहाँ से उठकर चला गया और वहीं जैसे ही वो बाहर जा रहा था उसे उस आदमी की चीखें सुनाई दे रही थी, जो सब सुनकर जहान बहुत ही डार्कली स्माइल करता है और फिर वैसे ही स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है और वापस से अपने रूम में आकर वो बिल्कुल चेंज हो जाता है जैसा कि वो पहले था। सब चीज़ से अनजान, बिल्कुल मासूम, इस खून खराबे से दूर, बिल्कुल वैसा ही खुद को बना लेता है। उसको ऐसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये बंदा अभी किसी को किस हद तक टॉर्चर करके आया है। नहीं, जहान वैसे ही लड़खड़ाते हुए ईबो के पास जाता है और फिर से उसे हक करके उसके पास लेट जाता है और सो जाता है। लगभग 1 महीने बाद ईबो और जहान शादी कर लेते हैं। शादी वाले दिन ईबो बहुत डरते हुए
जहान को अपनी सच्चाई बता देता है कि असल में वो है कौन। माफिया वर्ल्ड का किंग, जो माफिया वर्ल्ड पे राज करता है, ब्लैक ड्रैगन, असल में वो कोई और नहीं, इवो ही है। ये सुनकर जहान इवो पर थोड़ा नाराज़ हुआ था, थोड़ा, हाँ, बस उसने 2-4 थप्पड़ मारे थे इवो को। इवो बस अपने गालों को पकड़कर जहान के पीछे पीछे चल रहा था, जो कि गुस्से में अपने कमरे में जा रहा था। इवो बस पीछे पीछे उसके चलता जा रहा था। जब जहान और इवो अपने कमरे में आ जाते हैं तो जहान जाकर अपने बेड पर बैठ जाता है और गुस्से में इवो को देखने लगता है। इवो अपनी पपी आइज लेकर जहान की तरफ देख रहा था और वो उससे लगातार सॉरी बोले जा रहा था। और फिर वो उसके पास जाकर प्यार से उसे हक करते हुए कहता है, जहान माफ़ कर दो ना, आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सच्ची, प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो। इवो की बात सुनकर जहान तुरंत उसे खुद से दूर करता है, उसे बेड पर धक्का देता है और उसके ऊपर और उससे फोर्सफुली किस करने लगता है। कुछ देर बाद पूरे रूम में बस इवो की मोर्निंग ही गूंज रही थी, उसकी चीखें गूंज रही थी। तो ये मेरी स्टोरी यहीं पर एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई थी ना? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ना, ठीक है। तो अब मैं आपसे फिर मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड बाय, बाय बाय।